ने रीडिंग नहीं किया? Preventive pediatrics and immunization. ओके, पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन हमने देखा था, ईच एंड एवरी वैक्सीन के बारे में हमने स्टडी किया था। तो लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। We have completed immunization schedule of pediatric clients, so from infancy to adolescent. So the NCLEX will not ask you about the immunization schedule, but they might ask you about the vaccines. So vaccine is important. Immunization schedule is that not that much important. So there is an immunization schedule. Birth per कौन सी vaccine देनी है at the age of 1 month, 2 month, 4 month, 6 months, 12 to 15 months, 15 to 18 months, 18 to 33 months, 4 to 6 years, 11 to 20, 12 years, 12 years and older. So this is the immunization schedule for pediatric clients. Then we have studied about each and every vaccine. So first vaccine is hepatitis B vaccine. Tell me about that. Hepatitis B vaccine में हमने क्या स्टडी किया था? It should be administered in IM injection, IM route. Yes, IM route से इंजेक्ट करना चाहिए. Then Contraindicated in severe allergic reaction. okay, contraindicated in severe allergic reaction and Previous dose or vaccine its components. Yes, so which components? अगर कोई person को किसी चीज से एलर्जी है, so which type of component से एलर्जी होगी तो आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं दोगे? If the patient tells you that I am allergic to yeast protein, aluminum hydroxide, so in those patients you will not administer hepatitis B vaccine. Then precautions किसमें लेने हैं? If patient weight is less than 2,100 gram. Okay. And severe acute illness with or without fever. Yes, so इसमें हमें precautions लेनी है. What is the scenario? What if the birthing parent, we don't know the status of birthing parent, जो बेबी बॉर्न होने वाला है उसकी मदर का स्टेटस नहीं पता है, whether the mother is hepatitis B positive or negative. In this situation, what you will do? अगर आपको बर्थिंग पेरेंट का स्टेटस नहीं पता है, HbSAg स्टेटस, तो व्हाट यू विल डू? Hepatitis vaccine तो आपका नहीं Yes, 12 hours of birth. yes, then So the immunoglobulin within 12 hours of birth. No, but you don't know the status. Directly immunoglobulin क्यों देना है? Immunoglobulin कब दोगे आप? When you have to administer immunoglobulin? If suspected. हाँ, if there is a chance of exposure. तो एक्सपोजर कब हो सकता है? जब मदर पॉजिटिव हो तभी एक्सपोजर होगा ना, बाकी आपको पता ही नहीं है, सो डायरेक्टली कैसे इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे? सो फर्स्ट स्टेप इज इन्फेंट शुड रिसीव द हेपेटाइटिस वैक्सीन. जो हम एट द बर्थ टाइम पर जो देते हैं वो तो उसको देनी ही है विद इन 12 आवर्स ऑफ बर्थ. फिर आपका स्टेप क्या होगा? हाँ, फिर मदर का चेक करना पड़ेगा HbSAg स्टेटस. इफ मदर का HbSAg स्टेटस नेगेटिव है, देन नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना. there is nothing to do. Or if the mother is positive, then तो immunoglobulin अपना. yes, then there is a risk of exposure की there might be chances कि बेबी भी एक्सपोज हुआ हो हेपेटाइटिस वायरस से. तो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन देना होगा कि इमीडिएट इम्यूनिटी तो मिले उसको. सो कितने टाइम पीरियड में देना पड़ेगा? एज सुन एज पॉसिबल. 1 week of age. यस, 1 वीक से अंदर अंदर दे देना है, उसके बाद नहीं देना है. उसके बाद देने का कोई काम ही नहीं है, वो वैक्सीन ही ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी. सो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन देना है तो 1 वीक से पहले ही दे देना है. नाउ अभी आपको पता ही है कि मदर का HbSAg स्टेटस पॉजिटिव ही है, बर्थिंग पेरेंट पॉजिटिव है, तब आप क्या करोगे? कि वो पॉजिटिव है तो MMR नहीं આપવાની એને ખાલી immunoglobulin આપવાની. અરે સોરી, વેક્સિન નહીં આપવાની. नो,
वैक्सीन विथ इम्यूनोग्लोबुलिन। वैक्सीन तो हाँ। देनी है, बट उसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी तभी दे दोगे आप, बिकॉज यू ऑलरेडी मैडम नो एनी इफेक्ट इनहिबिट नहीं कर रहा? ना। इसमें नहीं होगा वो इनहिबिट। इसमें जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। दैट्स वाई हमने बोला था कि 1 वीक से पहले ही दे देना है, उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। दैट्स वाई। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें दोनों साथ में देना है। बट इन एमएमआर यू हैव टू, इन एमएमआर एमआई नहीं आपका नहीं? हाँ उसमें नहीं दे सकते। सो दिस इज यू हैव टू रिमेम्बर। सो कितने टाइम में देना पड़ेगा इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन? विद इन 12 12 hours of birth. 12 आवर्स। विद इन 12 आवर्स आपको दे देना होगा। फिर आपका स्टेप क्या होगा? व्हाट यू विल डू? टेस्ट करना है इन्फेंट का कब करोगे इन्फेंट का टेस्ट, ब्लड टेस्ट? विद इन 9 to 18 months of age. हाँ, जब वो बेबी 9 से 18 मंथ्स का हो जाए, 9 मंथ से 18 मंथ्स के बीच में कभी भी आप ब्लड टेस्ट करोगे और देखोगे कि उसमें अभी एंटीबॉडीज है या नहीं अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। सो HBsAg एंटीबॉडीज, उसके लिए एंटीबॉडीज है कि नहीं वो आपको चेक करना है। अंडरस्टूड? यस। ओके। नेक्स्ट इज रोटा वायरस वैक्सीन। उसमें क्या ध्यान रखना है? वो कौन से बच्चों को होता है? मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 3 to 24 3 months. to 24 मंथ्स। व्हाट इज द रैशनल कि वो 3 मंथ्स के बच्चे से जो कम एज के होते हैं उनको क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दैट? કેમ કે એમને મેટરનલી પ્રોટેક્શન મળે છે. यस, दे हैव द मैटरनल प्रोटेक्शन। जो एंटीबॉडीज है मदर की उसके अंदर ऑलरेडी है, बट वो टेम्पररी पीरियड के लिए होगी। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज वो एंटीबॉडी वेनिश्ड हो जाएगी। सो उसको अभी उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो 3 मंथ से 24 मंथ्स के बच्चों को ज्यादा होता है। सो ये वैक्सीन कौन से रूट से देने थे? ઓરલી. ओरल रूट से। यस। एंड क्या ध्यान रखना है आपको? ઇફ પેશન્ટ હેઝ વોમિટિંગ ઇન ધ એરિયા તો હોલ્ડ કરવાની એન્ડ પછી સબસાઇડ થઈ જાય પછી તમે આપી શકો. यस, अगर बच्चे को वॉमिटिंग और डायरिया है सो यू कैन नॉट एडमिनिस्टर रोटा वैक्सीन। जब वो ठीक हो जाता है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको दे देना है। देन नेक्स्ट वैक्सीन इज DTaP एंड TDAP। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DTaP एंड TDAP? DTaP और TDAP में डिफरेंस क्या है? Tdap adolescent ના અપાય. Yes. And DTaP is? Children. Yes. DTaP is pediatric preparation, वो चिल्ड्रंस को देते हैं लेस देन 11 years of age। और TDAP है दैट इज एडोलेसेंट प्रिपरेशन, वो 11 years से बड़े जो लोग होते हैं उनको देते हैं। सो इट इज गिवन बाय Intramuscular. IM route। यस। सो TDAP देने के लिए क्या हमें ध्यान में रखना है? TDAP कब दे सकते हो आप? DTaP આપી હોય પછી જ Tdap અપાય. यस। जो चाइल्ड है उसने पीडियाट्रिक चाइल्डहुड पीरियड में DTaP की सारी सीरीज कंप्लीट कर ली है, देन हम TDAP दे सकते हैं इन द एज ग्रुप ऑफ, कौन सी एज में दे सकते हो आप? 11 to 12 years. 11 to 12 ईयर्स। अगर उसने मिस कर दिया है, उसे 11 to 12 ईयर्स में नहीं लिया है, तो अब आप कब दे सकते हो? 13 to 18 years. 13 to 18 ईयर्स के बीच में कभी भी आप TDAP दे सकते हो। TDAP देने के बाद उसको कौन सी वैक्सीन देनी है? बूस्टर डोज क्या था, कौन सा? Tetanus and diphtheria. TD बूस्टर डोज। सिर्फ TD का बूस्टर डोज लगेगा और एवरी 11 every 10 years. 10 ईयर्स लगेगा। सो जो बूस्टर डोज है TD वो पर्टुसिस से प्रोटेक्ट करता है? No. नो, बिकॉज देयर इज नो एनी वैक्सीन फॉर पर्टुसिस। पर्टुसिस के लिए प्रोटेक्शन हमें DTaP और TDAP दोनों में दे दी, अब उसके बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ टिटेनस और डिप्थीरिया की बूस्टर डोज की जरूरत है। सो TDAP के बाद TD एवरी 10 ईयर्स बच्चे को लगेगा। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है?
एंसेफेलोपैथी Encephalopathy. यस। सो कौन से पेशेंट को आप नहीं दोगे, टी डैप और डी टैप? To which patient the vaccine is contraindicated? Encephalopathy. यस। आपने पहले वैक्सीन दी प्रीवियस डोज और उसके 7 दिन के अंदर अंदर ही वो पीडियाट्रिक बच्चे को एंसेफेलोपैथी हो गया। सो ऐसे बच्चे को नेक्स्ट टाइम आप ये वैक्सीन नहीं दोगे, और उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो तो भी आप नहीं दोगे। देन सेकेंड वैक्सीन हमने हीप देखी थी, उसमें कौन से रूट से देना है? आईएम आईएम से। और दिस इज द डिजीज कंडीशन की हीप वैक्सीन कौन से डिजीज से बचाती है? तो जो भी डिजीज कंडीशन जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस से होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, उससे प्रिवेंट जो सारे डिजीज है लाइक मेनिंजाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड सेप्सिस, इस सारे डिजीज से वो बचाएगी पीडियाट्रिक को। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एलर्जिक रिएक्शन। देन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कब स्टार्ट करनी है? beginning जब at आप 6 months and then follow annually. यस, जब बच्चा 6 मंथ्स का हो जाए तब उसको फर्स्ट डोज देना है, एंड उसके बाद एवरी ईयर उसको देना होगा। देन आईपीवी कौन से रूट से दोगे? सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस और समटाइम्स आईएम आईएम IM. आल्सो। यस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? एलर्जिक रिएक्शन तो है, पर उसके सिवाय अगर प्रीवियस डोज और वैक्सीन फॉर्मालिन नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और पोलीमैक्सिन भी। पोलीमैक्सिन अगर ये जो वैक्सीन है आईपीवी वैक्सीन के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उसकी भी एलर्जी है तो भी आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट वैक्सीन इज एमएमआर। एमएमआर इस कौन से रूट से आप दोगे? सबक्यूटेनियस क्यों? कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन एंड इट्स कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट की एलर्जी हो तो नहीं दे सकते आप? Gelatin. Gelatinium. यस। फिर Pregnancy. ओके, और उसके बाद कौन से पेशेंट में आप कॉन्ट्राइंडिकेट करोगे? एक तो एलर्जिक कंपोनेंट देखिए, और उसके बाद प्रेगनेंसी और Immunocompromised. इम्यूनोडेफिशिएंसी। जो क्लाइंट है इम्यूनोडेफिशिएंट उसको आप नहीं दोगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या था आपको याद रखना था? अगर चाइल्ड एक्सपोज हुआ है एमएमआर से एंड यू आर एडमिनिस्ट्रिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, देन पोस्टपोन एमएमआर यस, जो वैक्सीन है वो हमें पोस्टपोन करनी है कितने टाइम तक? एटलीस्ट 3 to 6 months. यस, 3 to 6 मंथ्स के बाद आप दे सकते हो वैक्सीन, तुरंत नहीं देनी है। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस? रैशनल क्या? भी इनहिबिट करे द इम्यून रिस्पॉन्स. हाँ, जो वैक्सीन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी ड्यू टू द इम्यूनोग्लोबुलिन। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एडमिनिस्टर द वैक्सीन इमीडिएटली। फिर नेक्स्ट पॉइंट था, इफ मदर इज प्रेग्नेंट एंड उसका जो इम्यून स्टेटस आपने देखा वो नेगेटिव था अगेंस्ट एमएमआर, सो क्या करोगे आप? मदर इज प्रेग्नेंट तो नहीं आप पानी देयर इज नो नीड टू गिव। अगर चाइल्ड का बर्थ हो जाता है एंड उसको इम्यूनोग्लोबुलिन आप दे सकते हो बिकॉज देयर माइट बी रिस्क, पर मदर को आप नहीं दे सकते। अगर मदर इज प्लानिंग टू कंसीव एंड उसका आपने स्टेटस चेक किया एमएमआर इम्यूनिटी के लिए एंड वो नेगेटिव है, तो क्या करोगे? First get the vaccine and after 3 months she will get pregnant. यस, वी हैव टू एडवाइज द मदर, वी हैव टू एडमिनिस्टर वैक्सीन। पहले वैक्सीन तो देनी है एंड मदर को एडवाइस करनी है कि 3 मंथ्स तक आप कंसीव नहीं कर सकते। यू कैन कंसीव आफ्टर 3 मंथ्स, पर 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंसीव नहीं करना है। तो दिस एडवाइस यू विल गिव टू द पेशेंट। देन हमने नेक्स्ट वैक्सीन देखी वेरिसेला। सो कौन से रूट से दोगे? Subcutaneous. सबक्यूटेनियस रूट्स। फिर कौन सा पॉइंट याद रखना है? एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट अवॉइड करवाना. यस, व्हाई? व्हाट इज द रैशनल? ऑफ रे यस, सिंड्रोम. रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम्स की वजह से हमें एस्पिरिन और वो एस्पिरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। न्यू स्टूडेंट, व्हाट इज दैट रे सिंड्रोम? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कंडीशन, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट?
रेस सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट क्या है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट डिजीज कंडीशन, बट एस्पिरिन क्यों नहीं दे सकते? क्यों रेस सिंड्रोम का रिस्क है? क्या है वो कॉन्सेप्ट, क्या है? डिजीज कंडीशन वी विल स्टडी इन पीडियाट्रिक, बट अभी के लिए रेस सिंड्रोम क्या है? क्यों एस्पिरिन नहीं दे सकते? न्यू स्टूडेंट्स, जब भी कोई पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन या वायरल इलनेस हुई होती है और आप एस्पिरिन दोगे, तो वो बच्चे को एस्पिरिन और वायरस के रिएक्शन की वजह से रेज सिंड्रोम होगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अवॉइड एस्पिरिन इन एनी इन्फेक्शन, बिकॉज वी डोंट नो कि बच्चे को बैक्टीरियल है इन्फेक्शन या वायरल है. सो हमें ऑलवेज पेरेंट्स को ऐसे ही एडवाइस देनी है कि जब भी आपका बच्चा बीमार हो, देर इज अ फीवर, देर इज अ इलनेस, अवॉइड एस्पिरिन, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो कि बच्चे को इन्फेक्शन किसका हुआ है. अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा एंड पेरेंट्स एस्पिरिन दे देंगे, सो रेस सिंड्रोम हो जाएगा. सो जब तक आपको पता ना चले कि इन्फेक्शन कौन सा है, सो इट इज बेस्ट टू अवॉइड एस्पिरिन इन इलनेस. सो जब भी फीवर हो, इलनेस हो, इन्फेक्शन हो, एस्पिरिन अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज एस्पिरिन से जब वायरल इन्फेक्शन हो और एस्पिरिन दोगे, सो उससे रेस सिंड्रोम होता है. अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट. व्हाट इज रेस सिंड्रोम, दैट वी विल स्टडी इन पीडियाट्रिक. पर अब के लिए इतना ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है और वायरल इलनेस होती है, तो वी हैव टू अवॉइड एस्पिरिन. पर जब तक आपको पता ही नहीं है कि पीडियाट्रिक क्लाइंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन से, सो इट इज बेस्ट टू अवॉइड एस्पिरिन इन एनी इलनेस. जब तक आप रूल आउट नहीं करते, तब तक आपको अवॉइड ही करनी है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हाँ. सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस? Allergic reaction and component like gelatin, bovine albumin, and neomycin. यस. तो जिलेटिन, बोविन एल्ब्यूमिन और नियोमाइसिन है, तो उस पेशेंट को आप नहीं दे सकते ये वैक्सीन. एंड अनदर थिंग इज Suppression of cellular immunity and pregnancy. यस, इम्यूनोडेफिशिएंट क्लाइंट और प्रेग्नेंट मदर जो होती है उनको नहीं दे सकते. देन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, दैट इज पीसीवी, वो कौन से डिजीज से प्रोटेक्ट करती है? Meningitis, pneumonia, septicemia, sinusitis, neuritis media. Otitis media. Yes, it is given by Intramuscular. IM route and contraindicated in allergic reaction. Components we don't know, जिसके components दिए गए हैं वो याद रखने हैं. Then pneumococcal polysaccharide, वो कौन से डिजीज से बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी? Against pneumonia. बट कौन सा न्यूमोनिया? Community acquired. कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया. सो जो ग्रुप में रहते हैं, डॉर्मिटरीज और ऐसे जो जहां पर रहते हैं, उनको कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया ज्यादा होगा, तो उससे वो प्रोटेक्ट करेगी. इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय IM. यस. एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड Allergic reaction. Allergy component. reaction. then hepatitis A administered via IM. Intramuscular. IM route or contraindicated in allergic reaction. then meningococcal vaccine, वो नाइजीरिया मेनिंजिटाइडिस है, उससे प्रोटेक्ट करेगी. इट इज गिवन बाय IM. IM. फिर कौन से बच्चों को आप दोगे MCV 4 वैक्सीन? 1 to 12 years. 11 to 12 ईयर्स सब में दोगे, या फिर इफ बच्चे ने 11 to 12 ईयर्स में नहीं ली वैक्सीन, तो आप कब दोगे? 15 years years. of 15 हाँ, जब 15 ईयर्स के हो जाए तब आप दे सकते हो. और तीसरा है कि अगर वो कॉलेज में गए हैं एंड दे आर लिविंग इन Dormitories. डॉर्मिटरीज, वो सारे बच्चे एक साथ में रह रहे हैं, एक ही हॉल में रह रहे हैं, लाइक हॉस्टल टाइप, सो उसको भी वैक्सीन देना होगा. रीवैक्सीनेशन किस बच्चों का करोगे आप? रीवैक्सीनेशन सारे बच्चों का करोगे? सारे 3 बच्चों को फिर से? years. 2 No. to 6 years. જેને 2 to 6 years માં 2 લીધી to હોય 6 years. increase risk. અને तो 3 सारे years. बच्चे 2 to 6 ईयर्स वाले, उनको सब बच्चों को रीवैक्सीनेशन करोगे? रीवैक्सीनेशन Increase किसका risk. करोगे? Increase risk. हाँ, जिसको रिस्क Increase ज्यादा है, जिसको रिस्क ज्यादा है कम्युनिटी अक्वायर्ड न्यूमोनिया का,
या फिर मेनिंजाइटिस का, उसको जो जो ऐसे ग्रुप में रहते हैं, जिसको कम्युनिटी की वजह से, ऐसे ग्रुप में क्राउडेड रीजन में रहने की वजह से रिस्क ज्यादा है, ऐसे बच्चों का ही रीवैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड। सारे बच्चों का रीवैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं है, बट रीवैक्सीनेशन के भी क्राइटेरिया है। अगर उसने फर्स्ट डोज एट द एज ऑफ 2 to 6 years दिया हो, तब उसका रीवैक्सीनेशन कब करोगे आप? 3 years. After 3 years. आफ्टर 3 years। और उसने वैक्सीन ली है एट द एज ऑफ 7 years या फिर उससे बड़ा है, तो उसका रीवैक्सीनेशन कब करोगे? After After 5 years. After 5 years, yes. Then it is contraindicated in Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré जो भी syndrome. जो भी चाइल्ड को गुलियन-बैरे सिंड्रोम का हिस्ट्री हो, ऐसे बच्चों को या ऐसे पेशेंट्स को आप ये वैक्सीन नहीं दोगे। देन नेक्स्ट, एचपीवी। एचपीवी वायरस किससे प्रोटेक्ट करती है? Cervical cancer, cervical. cervical abnormalities, और जेनिटल वॉर्ड्स। इन genital शॉर्ट, सर्वाइकल जो भी कंडीशंस है, उसका कैंसर, उसकी कोई भी बीमारी, उससे प्रोटेक्ट करती है एचपीवी वैक्सीन। सो एचपीवी वैक्सीन अगर आपको इफेक्टिव बनानी है तो आपको कब देनी पड़ेगी? इफ यू वांट कि ये वैक्सीन अच्छे से इफेक्टिवली वर्क करे, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कब एडमिनिस्टर करोगे आप? Before exposure. exposure to human. यस, वो एचपीवी वो वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके एक्सपोजर से पहले आप वैक्सीन दो तो वो वैक्सीन काम की है, और उसका एक्सपोजर सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। सो पेशेंट को या फिर जो भी एडोलेसेंट है उसको ये एक्सपोजर ना हो, उससे पहले वैक्सीन दोगे तब वो काम की रहेगी। सो वैक्सीन कितने डोज में देनी होती है? Three. टोटल 3 डोजेस में दोगे इन टाइम पीरियड ऑफ First dose is 11 to 12 years. 6 months के टाइम पीरियड में दोगे। तीनों 3 डोज 6 मंथ्स में आप कंप्लीट करोगे, एंड द एज ग्रुप इज 11 to 12 years, बिकॉज 12 years के बाद कभी भी वो पर्सन है, वो एडोलेसेंस है, वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है, एंड वी वांट कि वो एक्टिव हो, उससे पहले हमें वैक्सीन देनी है। सो फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज कब दोगे? After 2 months. ओके, और थर्ड डोज? Months. 6 6 months. सेकेंड डोज 6 देने के months. 6 मंथ्स बाद? No. No. फर्स्ट डोज देने के 6 मंथ्स बाद। सो सेकेंड डोज के 4 महीने हो जाए तब दे देना है। ओके, अगर 11 to 12 years में नहीं ली है तो कौन से एज ग्रुप में आप दे सकते हो? 9 to 18 years. यस, 9 to 18 years में भी आप दे सकते हो। सो 9 years से भी आप दे सकते हो, 18 years तक भी आप दे सकते हो। नॉर्मल, उससे क्या होगा? नॉर्मल साइड इफेक्ट्स? Pain, swelling, itching, redness, यस, एंड फीवर, nausea, नोजिया, डिजीनेस। dizziness. कॉन्ट्राइंडिकेटेड? Injection and pregnant woman. यस, इंजेक्शन, जिसको पहले ऑलरेडी एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, वैसे वैसे लोगों को, और जो प्रेग्नेंट हो उसमें आप नहीं दे सकते। देन जोस्टर रिकॉम्बिनेंट, दैट इज RZV, उस वो पे किससे प्रोटेक्ट करता है? Single. शिंगल्स एंड Post therapeutic neuralgia. पोस्ट herpetic neuralgia। दिस आर द दिस इज द ये दोनों क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ Herpes syndrome. England's. वेरिसेला Zoster. जोस्टर इन्फेक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन है। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट। सो अगर वो पर्सन नॉर्मल एज ग्रुप में है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्डर वंस, सो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? अगर वो नॉर्मल पेशेंट है और आपको जोस्टर रिकॉम्बिनेंट देनी है, सो आप पहले क्या करोगे? डायरेक्टली उसको दे दोगे जोस्टर रिकॉम्बिनेंट? No. सो Varicella zoster. वी हैव टू चेक कि उसकी इम्यूनिटी है अगेंस्ट वेरिसेला जोस्टर वायरस। आपने ब्लड टेस्ट किया टू चेक कि ये पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं।
एंड टेस्ट इज पॉजिटिव, तब आप क्या करोगे? आपने पेशेंट का ब्लड लिया और चेक किया कि पेशेंट के अगेंस्ट इम्यूनिटी है, या उसका मतलब कि उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है अगेंस्ट वेरिसेला जोस्टर वायरस और नॉट। आपने जो टेस्ट था दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव, देन आप क्या करोगे? તો પછી એની વેક્સિન આપી દેવાની urgently. Yes, already उसकी immunity है, so we have to give the vaccine. But if the test is negative, then उसका मतलब क्या? એનામાં antibody નથી. Yes, so आपको क्या करना पड़ेगा? તો પહેલા એનો ડોઝ આપવાનો. Yes, so first we have to administer zoster vaccine, then we can administer, थोड़े पीरियड के बाद आपको ये जोस्टर रिकॉम्बिनेंट देनी है। इफ द पर्सन इज ओल्डर और जीरियाट्रिक क्लाइंट 50 इयर्स का है या 50 इयर्स से ज्यादा है, सो आपको कितने डोजेस देने पड़ेंगे? सारे लोगों को 2 डोजेस तो देने हैं 2 से 6 मंथ्स में, बट अगर वो 50 इयर्स और उससे ज्यादा है तो क्या करोगे आप? अगर પછી उसका એનાથી इम्यूनाइजेशन स्टेटस नेगेटिव है तो क्या करोगे? તો બી એને આપી દેવાની. यस, जो ओल्डर पीपल है जो 50 इयर्स और उससे ज्यादा है, वी हैव टू गिव देम दिस वैक्सीन रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ वेरिसेला जोस्टर, या फिर उसका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज दे आर ओल्डर, सो हमें उनको देनी है। बट इफ यू आर एडमिनिस्ट्रिंग दिस वैक्सीन इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, सो फर्स्ट आपको उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस चेक करना होगा। अगर वो नेगेटिव है तो पहले आपको वेरिसेला जोस्टर देनी होगी, देन यू कैन गिव जोस्टर रिकॉम्बिनेंट। अगर पॉजिटिव है सो उसके अंदर इम्यूनिटी है, सो आप डायरेक्टली जोस्टर रिकॉम्बिनेंट दे सकते हो। सो दूसरे कौन से पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, डायरेक्टली आप नहीं दे सकते? अदर कॉन्ट्राइंडिकेशंस आर Currently pregnant. यस, प्रेग्नेंट हो या Just फिर feeding. लैक्टेटिंग मदर हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, और Singles. यस करंटली उसको शिंगल्स का इन्फेक्शन है, शिंगल्स है, सो ऐसे पेशेंट को आप नहीं दे सकते ये वैक्सीन। देन हमने देखी थी कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 कब दे सकते हो आप? 5 year of age and older. यस, 5 इयर्स से बड़े लोगों को ही दे सकते हो। सो पीडियाट्रिक लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज में आप कोविड-19 वैक्सीन नहीं दे सकते। सो वी नो द कोविड-19 के सिम्टम्स क्या थे, वो हमें पता थे। कितने डोजेस लगेंगे कोविड-19 वैक्सीन के? 1 or 2 depend on One? manufacturer. यस, 1 डोज या 2 डोज, फिर उसके बाद एक booster dose. बूस्टर डोज। तो टोटल कितने डोज होंगे? 2 या 3। अगर एक और बूस्टर डोज दिया है तो 2 ही होंगे, और 2 एंड बूस्टर डोज है तो 3। सो 2 और 3 टोटल डोज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर्स कौन सी टाइप की वैक्सीन यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड कौन से लोगों में है? Severe allergy reaction. सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो उस पेशेंट में Difficulty breathing, swelling. यस, दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। सो जिसको भी ये एलर्जिक रिएक्शन है उसमें आप नहीं दोगे। उसकी रेयर साइड इफेक्ट क्या है? Myocarditis and pericarditis. और आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस है? chest pain, shortness of breath, palpitation. यस, सो अगर आप पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे आफ्टर गिविंग कोविड-19 वैक्सीन? आपको पेशेंट को क्या एडवाइस करना है? એવું કઈ થાય તો રિપોર્ટ કરવાનો PSCP ને. यस, नॉर्मल साइड इफेक्ट्स तो होंगे, बट ऐसा कोई साइड इफेक्ट हो तो तुरंत आपको रिपोर्ट करना होगा पीएचसीपी को। बट ये मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस है दैट इज यूजुअली Transient, यस मींस temporary. टेम्पररी, वो टेम्पररी है, वो ऐसा नहीं है कि परमानेंटली हो जाएगा। और नॉर्मल साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लाइक इंजेक्शन साइट पर पेन होगा, देन टायर्डनेस, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, फीवर, जॉइंट पेन, ये सब नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होंगे। अंडरस्टूड? एनी डाउट टिल दिस? No, ma'am. Okay, so let's study. Today's topic is adulthood immunization. जो एडल्ट होते हैं उनका इम्यूनाइजेशन हम पढ़ेंगे। सो उस 19 ईयर्स से जो बड़े हैं दैट इज एडल्ट्स। 18 ईयर्स तक वो पीडियाट्रिक कंसिडर करते हैं, एडोलेसेंट तक वो पीडियाट्रिक कंसिडर होंगे।
आफ्टर 18 ईयर्स, जो 19 ईयर्स या उससे बड़े हैं, दैट आर एडल्ट्स. सो एडल्ट्स को कौन सी वैक्सीन देनी है? सो द वैक्सीन आर एज फॉलोज. इन्फ्लुएंजा, that is inactivated or recombinant 19 plus years, or influenza live attenuated up to the age of 49. इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है. इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी दे सकते हो, और रिकॉम्बिनेंट. रिकॉम्बिनेंट मीन्स उसका बूस्टर डोज जैसा, जैसे वेरिसेला जोस्टर का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कौन सा था? जोस्टर रिकॉम्बिनेंट. तो ऐसे ही इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी दे सकते हो और रिकॉम्बिनेंट फॉर्म दे सकते हो. कौन से लोगों को? जो 19 से बड़े हैं, 19 प्लस ईयर्स है. दूसरी वैक्सीन कौन सी है? सो इन्फ्लुएंजा लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, मतलब लाइव वैक्सीन ऑफ इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा के दोनों फॉर्म है, लाइव भी है और इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी है, जस्ट लाइक पोलियो. सो वो 49 ईयर्स तक देनी है. कैसे देना है? सो फर्स्ट 1 डोज एन्युअली, हर साल 1 डोज देना है. वी नो कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है वो 6 मंथ्स की एज पर चालू हो जाती है, और हर साल हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देते हैं. फॉर 65 प्लस ईयर्स, अगर वो जीरियाट्रिक पेशेंट है, 65 से बड़ी एज है, तो हाई डोज फ्लू वैक्सीन और द एडजुवेनेटेड फ्लू वैक्सीन इज यूज. बिकॉज जो जीरियाट्रिक पेशेंट है उसको फ्लू होने के रिस्क बहुत ज्यादा है. सो ऐसे लोगों को जो 65 ईयर्स से बड़े हैं, उनको हाई डोज वाली फ्लू वैक्सीन लगेगी, या फिर एडजुवेनेटेड फ्लू वैक्सीन भी कह सकते हैं, जिसमें डोज ज्यादा होता है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. Then tetanus diphtheria pertussis, that is Tdap, or booster dose, that is TD. So कैसे देना है? 1 dose Tdap, then TD और Tdap booster dose every 10 years. जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया था वो ही है. 1 dose Tdap each pregnancy, 1 dose TD और Tdap for wound management. हमें पता है कि जब भी आपको इंजरी होती है तो यहाँ पर भी हम इंडिया में भी देते हैं टीटेनस का वैक्सीन. सो ऐसे ही है. नॉर्मली 1 डोज टीडेप का दे दिया, फिर आपको बूस्टर डोज टीडी का देना होता है एवरी 10 ईयर, या फिर आप टीडेप दे सकते हो. फिर हर प्रेगनेंसी में मदर को टीडेप का देना होगा कि उसको टिटेनस या वो सब जो इन्फेक्शन है ना हो. सो फर्स्ट टाइम मदर प्रेग्नेंट हुई तो उसको भी दोगे, फिर सेकेंड टाइम वो फिर से प्रेग्नेंट होती है सेकेंड चाइल्ड में, तब फिर से उसको देना है. सो एवरी प्रेगनेंसी में आपको 1 डोज देना पड़ता है. देन अगर उसको इंजरी हुई है, वुंड हुआ है, तब भी आप टीडी या फिर टीडेप दे सकते हो. In India, we are only giving tetanus, but Anglo countries में पूरा TD का बूस्टर डोज दोगे या फिर Tdap पूरा दोगे. अंडरस्टूड? Yes. ओके. नेक्स्ट इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, दैट इज PCV, बट वो 13 का है. मैन्युफैक्चर कंपनी के अकॉर्डिंग PCV 13 है. सो उसका 1 डोज देना है जो 19 प्लस के है उनको. न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड, दैट इज PPSV 23, 1 or 2 doses एज डिपेंडेंट बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर. 1 या 2 डोज देना है डिपेंडिंग ऑन द एज. जिसकी एज बड़ी होगी, जीरियाट्रिक होगी, उनको रिस्क ज्यादा है. और अगर जो लोग ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटी में, ऐसे क्राउडेड रीजन में रहते हैं, तो उनको भी रिस्क ज्यादा है. तो ऐसे लोगों को आप 2 डोज दोगे. सो डिपेंड्स कि उनको रिस्क कितना है और उनकी एज कितनी है. हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, दैट इज 2 to 3 डोजेस डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन. कौन सी वैक्सीन, कौन सी कंपनी की वैक्सीन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है. बट नॉर्मली जो 19 प्लस ईयर्स के होते हैं उनको 2 से 3 डोजेस देने पड़ते हैं. मेनिंजोकोकल ACWY, सो दैट इज मेन ACWY, ये जो वैक्सीन है उसके 1 or 2 डोजेस डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन. जिसको रिस्क ज्यादा है उसको आपको ये वैक्सीन देनी पड़ेगी, 1 या 2 डोजेस में. meningococcal B vaccine, that is 2 or 3 doses depending on the vaccine and indication. जो meningo पहले थी meningococcal ACWY, सेकेंड है meningococcal B. सो वो वैक्सीन के भी 2 या 3 डोजेस देने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द कौन सी वैक्सीन है और इंडिकेशंस क्या है. नेक्स्ट वैक्सीन, दैट इज इन्फ्लुएंजा, hemophilus influenza type B, HIB vaccine, that is 1 or 2 doses depending on the indications. जिसको रिक्वायरमेंट है उसको देनी है, सबको इट इज नॉट नेसेसरी. देन वेरिसेला वैक्सीन, 2 डोजेस इफ बोर्न इन 1980 और लेटर. जिसका बोर्न 1980 में हुआ है या 1980 के बाद हुआ है उनको 2 डोजेस देने हैं, बिकॉज उस वक्त बहुत प्रिवेलेंट था वेरिसेला का इन्फेक्शन. सो जो बच्चे उस पर बोर्न हुए नाउ दे आर ग्रोन अप. सो ऐसे लोगों को 2 डोजेस देने हैं.
COVID-19 कैसे देना है? So it based on CDC recommendation. If not previously administered, 1 or 2 doses followed by booster dose depending on the manufacturer. COVID-19 में अगर हमें पता है कि 5 साल से हम दे सकते हैं, अगर उसने पहले नहीं ली है, 19 साल से पहले उसने नहीं ली है, सो इस बार आप दे सकते हो. इट डिपेंड्स कि 1 डोज देना है, 2 डोज देना है, 1 के बाद बूस्टर डोज या 2 के बाद बूस्टर डोज. बूस्टर डोज तो लगेगा, बट 1 देना है या 2 देना है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वैक्सीन कि कौन सी कंपनी की वैक्सीन यूज कर रहे हो. अंडरस्टूड? 19+ ईयर्स में कौन सी वैक्सीन दे सकते हो आप? यस मैम. ओके. अभी जो पर्सन है वो 19 ईयर्स से 45 ईयर्स का है, 19 to 45 ईयर्स. सो ऐसे पेशेंट को कौन सी वैक्सीन दे सकते हो? HPV वैक्सीन 2 or 3 doses depending on the age at the initial vaccination और condition. उससे पहली HPV जो वैक्सीन थी जो हम 11 to 12 ईयर्स में देते थे, जब वो फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट करे उससे पहले, सो कब दी थी उसके अकॉर्डिंग आप 2 या 3 डोजेस दे सकते हो. अभी पर्सन की एज है 19 से 64 ईयर्स की, सो उसको MMR दोगे 1 or 2 डोज डिपेंडिंग ऑन द इंडिकेशन. इफ बॉर्न इन 1957 और लेटर, बिकॉज उस वक्त भी MMR बहुत आउटब्रेक हुआ था उसका. सो जिसका बॉर्न 1957 या उसके बाद हुआ है, सो ऐसे पर्सन को डिपेंड करेगा कि 1 डोज लगेगा या 2. जो वहां पर बॉर्न उस साल के बॉर्न वाले हैं, सो उनको 2 डोजेस लगेंगे, बाकी 1 डोज इज यूजुअली गिवन टू देम. जो 50+ के हैं, तो उसको जोस्टर रिकॉम्बिनेंट देना है 2 डोजेस, वेदर दे आर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड फॉर वेरिसेला जोस्टर और नॉट. आपको उनको 2 डोजेस देने हैं जो 50+ ईयर्स के हैं. जो 65+ ईयर्स के हैं, 65 से बड़े हैं, उनको PCV का 1 डोज देना है और PPSV दैट इज न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड, और ये था न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट. सो PCV का 1 डोज एंड PPSV का 1 डोज लगेगा. अंडरस्टूड? यस मैम. Yes. Again, they will not ask you about the immunization schedule कि कौन सी एज में कौन सी देनी है, बट आपको वैक्सीन का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन किसको नहीं देनी है, कैसे देनी है. सो ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रिकॉशंस, वो सब आपको पता होना चाहिए फॉर द वैक्सीन. कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन देनी है, दैट इज द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. दे विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. क्लियर? यस. ओके. Okay, so this is all about the immunization schedule of pediatric and adolescent. Now there is a reaction to vaccine. कोई भी नॉर्मल लाइक कोई भी वैक्सीन लोगे तो उसके कैसे रिएक्शंस होते हैं वो स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट इज लोकल रिएक्शन. लोकल रिएक्शन मींस यस, कोई एक रीजन पर जहां पर आपने वैक्सीन ली है वहां पर जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज लोकल रिएक्शन. पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलोगे आप? सिस्टमिक रिएक्शन. अंडरस्टूड? सो लोकल रिएक्शन क्या होंगे? सो टेंडरनेस, जहां पर आपने फॉर एग्जांपल IM एसिड डेल्टॉइड पर दी है तो वहां पर टेंडरनेस हो जाएगा, एरिथमा हो जाएगा. व्हाट इज एरिथमा न्यू स्टूडेंट्स? व्हाट इज एरिथमा? न्यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज एरिथमा? redness of the skin. यस, रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग होगा. सो दिस आर द लोकल रिएक्शन एट द इंजेक्शन साइट. लो ग्रेड फीवर हो सकता है एंड बिहेवियरल चेंजेस सच एज ड्राउजीनेस, अनयूजुअल क्राइंग एंड डिक्रीज एपेटाइट. अगर वो पीडियाट्रिक है, इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, सो उसके बिहेवियर चेंजेस होंगे. वो ड्राउजी लाइक वो सोता ही रहेगा, अनयूजुअल वो क्राइंग करता रहेगा बिकॉज उसको पेन हो रहा है, और खाना भी उसका कम हो जाएगा. तो दिस आर द लोकल रिएक्शन. मिनिमाइजिंग द लोकल रिएक्शंस, उस पे कैसे आप ये जो रिएक्शन हो रहा है उसको कैसे आप कम कर सकते हो. सो फर्स्ट, सिलेक्ट अ नीडल ऑफ एडिक्वेट लेंथ टू डिपोजिट द वैक्सीन डीप इनटू द मसल और सबक्यूटेनियस मास. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था बॉक्स 19.4 में कि कौन से साइज की नीडल लेनी है, अगर IM देनी है तो, सब क्यू देनी है तो कौन से साइज की नीडल.
मतलब उसकी लेंथ कैसी रखोगे, गॉस उसका गेज कौन सा होगा, सो वो आप अगर अप्रोप्रिएट करेक्ट सिलेक्ट करोगे, सो बच्चे को ये जो लोकल रिएक्शंस होते हैं वो कम होंगे. सो यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट नीडल, इंजेक्ट इनटू द अप्रोप्रिएट रेकमेंडेड साइट. जो रेकमेंडेड साइड है, वी नो कि 3 इयर्स से जो कम बच्चे होते हैं उनको आप कौन से मसल्स कंपलसरी यूज करोगे फॉर IM इंजेक्शन? vastus lateralis. वेस्टस लेटरालिस, यस. अगर आप डेल्टोइड में दे दोगे तो बच्चे को प्रॉब्लम होगा बिकॉज वहां पर अभी मसल ग्रोथ अच्छा है नहीं. सो आपको अप्रोप्रिएट जो रेकमेंडेड साइट है वो सिलेक्ट करनी है. सो ये अप्रोप्रिएट साइज एंड लेंथ ऑफ नीडल आप सिलेक्ट करोगे, अप्रोप्रिएट साइट सिलेक्ट करोगे. सो उससे बच्चे को जो लोकल रिएक्शन है वो बहुत कम होंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे. Anaphylactic reaction means severe allergic reaction. So individuals are monitored for 15 to 30 minutes after vaccine administration for a reaction. Remember this point. NCLEX में ऐसे questions आ सकते हैं. अगर you will be asked कि आपके पास एक patient है, आपने vaccine administer कर दी है, then what you will do? So there will be 4 options. 4 options होंगे, तो आप क्या करोगे? So you have to select one option that tells you have to tell the patient to sit for 15 to 30 minutes. क्यों उनको बिठाना है? वॉचिंग फॉर रिएक्शन. यस. सो जो भी पॉइंट ऐसा आपको बोल रहा हो कि वैक्सीन के बाद पेशेंट को बिठाना है, सो दैट विल बी योर आंसर. सो ये चीज याद रखनी है कि वैक्सीन देने के बाद मिनिमम 15 to 30 मिनट्स तो उसको बिठाना है टू चेक कि उसको रिएक्शन आ रहा है या नहीं. डायरेक्टली यू कैन नॉट सेंड दैट पेशेंट टू होम. वैक्सीन ले ली, चलो घर जाओ, ऐसा नहीं. तो दूसरे जो 3 ऑप्शंस होंगे वो इनडायरेक्टली ऐसा मैसेज देते होंगे, बट एक ऑप्शन होगा जो इनडायरेक्टली ट्विस्ट करके ऐसा मैसेज देता होगा कि यू हैव टू वॉच द पेशेंट. सो आपका करेक्ट आंसर वो होगा. गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट आर टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द एयरवे. वी नो कि एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है जब भी एलर्जिक रिएक्शन होगा, सो देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एयरवे. एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. सो हमारा मेन गोल क्या है ट्रीटमेंट का? एयरवे हमें प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, विच इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन breathing, and then Circulation. circulation. So airway is our main priority. So we have to secure the airway, we have to protect the airway. Then we have to restore the adequate circulation because anaphylactic reaction में circulation भी inadequate होता है. So we have to restore the adequate circulation and prevent the further exposure to antigen. This is our main goal. पहले तो हमें एयरवे को अच्छा प्रोटेक्ट करना है, उसका सर्कुलेशन रिस्टोर करना है, और फर्दर जिसकी भी उसको एलर्जी हो उसको फर्दर कांटेक्ट ना हो, वरना वो एलर्जी बढ़ती ही जाएगी. सो दिस इज द मेन गोल इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन. अगर किसी को होता है तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. For mild reaction with no evidence of respiratory distress or cardiovascular compromise, a subcutaneous injection of antihistamine. Antihistamine हम क्यों देते हैं? एंटी एलर्जिक. यस, एज ए एंटी एलर्जी, उसको एलर्जी कम करने के लिए. बिकॉज वी नो कि जब भी कोई एलर्जन जिसकी एलर्जी होगी उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या रिलीज करेगी? हमारे मास्ट सेल्स हिस्टामाइन. हिस्टामाइन रिलीज करते हैं. तो हिस्टामाइन रिलीज होने की वजह से जो रिएक्शंस आते हैं, पूरी रेडनेस, स्वेलिंग, वो हिस्टामाइन की वजह से आता है. तो हमें हिस्टामाइन कम करना है. सो वी आर एडमिनिस्ट्रिंग एंटीहिस्टामाइन. सो व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीहिस्टामाइन? Diphenhydramine, epinephrine. Diphenhydramine, that is the example of antihistamine, and epinephrine is an example of Anticholinergic. No. Vasopressor. vasopressor, and another Inotrope. inotropes. Okay, but adrenaline के related ये कौन से टाइप का कहलाया जाता है? वी नो फ्लाइट एंड फाइट मोड, रेस्ट एंड Do or die. हाँ. सो दैट इज, सो एपिनेफ्रिन इज कंसिडर एज Do or die drug. कौन सा हार्मोनल? वी नो
नॉर एड्रीनालिन ऐसा कुछ था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए। सो इन शॉर्ट, जब भी एलर्जी होती है, सो वी हैव टू रिमेम्बर कि पेशेंट के पास कौन सा इंजेक्शन होना चाहिए। एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन पेन तो होनी चाहिए, बट एंटीहिस्टामाइन का एग्जांपल है डाइफेनहाइड्रामाइन। सो जिसको भी माइल्ड रिएक्शन हुए हैं, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन हुए हैं, जिसको कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिम्टम नहीं है, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कार्डियोवेस्कुलर स्टेटस भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, तो अब ऐसी सिचुएशन में माइल्ड रिएक्शन में आप क्या करोगे? माइल्ड रिएक्शन में क्या करोगे? जस्ट वी हैव स्टडीड, एंटीहिस्टामाइन दोगे। कौन सा एंटीहिस्टामाइन? लाइक एपिनेफ्रिन, डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन एंड एपिनेफ्रिन तो लगेगा ही। एपिनेफ्रिन हर एक एलर्जिक रिएक्शन में आपको देनी पड़ेगी। अगर उसको मॉडरेट टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, सीवियर डिस्ट्रेस हुआ है, सो फर्स्ट आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप विल बी ऑलवेज Airway protect. yes, so establish a airway. आपको airway maintain करना है. Then provide cardiopulmonary resuscitation if the child is not breathing. अगर वो breathing नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है, तो then you have to start the CPR. Elevate the head, head elevate करना है. Administer epinephrine, fluids, vasopressor as prescribed. Monitor vital signs and monitor urine output. तो ये सब चीजें अगर moderate to severe distress हुआ है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो आपको एयरवे एस्टेब्लिश करना है, देन सीपीआर स्टार्ट करना है। अगर आपको पता है एयरवे एस्टेब्लिश कर दिया बट देयर इज नो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग नहीं होगा तो सर्कुलेशन होगा नहीं होगा। एयरवे ही नहीं होगा तो कुछ भी पीछे का नहीं होगा। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो देयर विल बी नो ब्रीथिंग, नो सर्कुलेशन। ब्रीथिंग नहीं है, सो अगेन देयर विल बी नो सर्कुलेशन। सो ब्रीथिंग नहीं है तो तुरंत ही आपको सीपीआर स्टार्ट करने होंगे, हेड एलिवेट करना पड़ेगा, एपिनेफ्रिन देना पड़ेगा, फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, आईवी फ्लूइड्स, वैसोप्रेसर मेडिसिन जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये सारी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देनी है, खुद से नहीं दे सकते आप। एंड वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। एंड आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट को जिसकी एलर्जी होती है, जो एलर्जिक होता है, तो उनके पास ऑलवेज उनको क्या कैरी करना पड़ेगा? एपिनेफ्रिन पेन। एपिनेफ्रिन पेन। कैसे देना है वो चाइल्ड को? आप क्या एडवाइस दोगे कि जब भी आप ऐसे एलर्जी रिएक्शन के कांटेक्ट में, जिसकी आपको एलर्जी है उसके कांटेक्ट में आते हो, तो एपिनेफ्रिन इंजेक्शन पेन कैसे लेना है? उसने जो कपड़े पहने हैं वो निकाल के आप दोगे? डायरेक्ट लई सकाय। डायरेक्टली वो ले सकता है। जब भी उसको एलर्जी की रिएक्शन हो या उसको एलर्जी के कांटेक्ट में आए, तो पहले उसको एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन ले लेना है। इंजेक्शन लेने के बाद एवरीथिंग इज फाइन, नो પછી તમારે ત્યાં હોસ્પિટલમાં જવાનું। हॉस्पिटल तो ले जाना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि एपिनेफ्रिन इंजेक्शन ले लिया है सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन। इट इज नॉट लाइक दैट। उसको फिर हॉस्पिटल तो ले जाना है, पर हमने एपिनेफ्रिन क्यों दिया? कि फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है लाइक कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज और ये सब ना हो, दैट्स व्हाई हमने एपिनेफ्रिन दे दिया है। सो फॉर मोर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन और एलर्जिक रिस्पॉन्स हमने ऑलरेडी चैप्टर 64 में कंप्लीट कर लिया था ये सब। अंडरस्टूड? न्यू स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट दिस इन चैप्टर 64। डोंट वरी कि आपको ये नहीं पता है, यू विल कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स। अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ तक सब कुछ हमने इम्यूनाइजेशन का कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे आप। एडोलेसेंट और जो एडल्ट था और पीडियाट्रिक था उसका इम्यूनाइजेशन देखा एंड उसके रिएक्शंस देखे। तब ये सब यहाँ पर खत्म हो गया। जो लास्ट पार्ट है दैट इज डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो माइलस्टोन्स बोलते हैं कि इस एज में बच्चा कैसा होता है, वो क्या बोलना सीखता है, क्या एक्टिविटीज करता है, सो उसका वेट हाइट कैसी होगी, सो दैट आर द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इन्फेंट टू एडल्टहुड, कि इन्फेंसी से लेके एडल्टहुड तक उसका कैसा डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक of 10 minutes and then we will start this topic. Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's start with the developmental characteristics of each and every age group.
सो फर्स्ट इज इन्फेंट। इन्फेंट में हम उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ेंगे कि उसकी हाइट, वेट, वो सब कैसा होगा। सो लेट्स स्टडी। द हाइट इंक्रीजेस बाय 1 इंच per month in the first 6 months and by 1 year the length has increased by 50%। जो इन्फेंट है, सो हर महीने उसकी 1 इंच हाइट बढ़ती है पहले 6 महीने तक। देन क्या होगा, 1 साल का हो जाएगा बच्चा, तब तक तो उसकी हाइट 50% हो गई होगी। जो वो बॉर्न हुआ था उसमें 50% और इंक्रीज हो गई होगी। वेट इज डबल्ड एट 5 to 6 months एंड ट्रिपल एट 12 months। नॉर्मली वी नो कि जो बच्चा बेबी बॉर्न होता है, सो आइडियल वेट इज 2.5 kg, उससे कम हम उसको लो बर्थ वेट में कंसिडर करते हैं। सो जब वो 5 से 6 मंथ्स का होगा तब वेट उसका कंप्लीटली डबल हो जाएगा। सो 2.5 kg का होगा, सो 5 kg का हो जाएगा। एंड एट द 12 मंथ्स वो उसका जो बर्थ वेट था उसमें कंप्लीटली वो ट्रिपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। सो 2.5 इंटू 3 उतना उसका वेट होगा इन्फेंट का। एट बर्थ उसकी हेड सर्कम्फरेंस कितनी होती है जो बच्चा होता है उसकी, सो 33 to 35 सेंटीमीटर्स, दैट इज 13.2 to 14 इंचेस होगी। अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर्स मोर देन चेस्ट सर्कम्फरेंस। वी हैव टू नो कि चेस्ट सर्कम्फरेंस से हेड सर्कम्फरेंस 2 to 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। देन बाय द एज 1 to 2 years of age, जब बच्चा 1 से 2 साल का हो जाता है, द हेड सर्कम्फरेंस एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस आर इक्वल। पहले जब वो बॉर्न हुआ था तो किसकी सर्कम्फरेंस ज्यादा थी, हेड की ज्यादा थी। जब वो 1 से 2 साल का हो जाएगा तब हेड और चेस्ट सर्कम्फरेंस कैसी होगी, सेम। सिंपल होगी, सेम होगी। एंटीरियर fontanelle that is soft and flat in normal infant closes by 18 months of age। जो एंटीरियर fontanelle होता है वो कब क्लोज होता है, 18 months, that is कितना ईयर, 1.5 ईयर, 1.5 साल। यस, 1.5 years में वो क्लोज हो जाता है। एंड पोस्टीरियर fontanelle that is also soft and flat in normal infant, it closes by 4 months of age। नॉर्मली अब तक हमने ये स्टडी किया था, यू हैव टू रिमेम्बर दोनों थिंग कि पोस्टीरियर fontanelle 1.5 month में क्लोज होता है, एंटीरियर fontanelle 1.5 year में क्लोज होता है। बट समटाइम्स अगर वो डिले हो गया है क्लोज होना, सो 4 months तक तो वो एनी हाउ क्लोज हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes. यस। द फर्स्ट प्राइमरी टीथ, जो फर्स्ट टीथ होते हैं, मिल्क टीथ जो हम बोलते हैं, सो फर्स्ट प्राइमरी टीथ टू इरप्ट आर द लोअर सेंट्रल इंसिजर्स। वी नो हमारे टीथ में जो सेंटर वाले होते हैं दे आर कॉल्ड एज इंसिजर्स। इंसिजर्स के बाजू के टीथ कौन से होते हैं, वो कौन से टीथ बोल रहे हैं, इंसिजर्स के बाजू में कैनाइंस, कैनाइंस के बाजू में प्रीमोलर। प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद में कौन से होंगे दोनों साइड, मोलर्स। मोलर। यस। सो जो नीचे वाले जो सेंट्रल इंसिजर्स है वो पहले आते हैं। कौन कब निकलते हैं फर्स्ट टीथ, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 months ऑफ एज, 6 से 10 महीने के बीच में जो नीचे वाले टीथ होते हैं वो पहले बार आ जाते हैं। Children at risk for development of dental caries should see a dentist 6 months after the first tooth erupts or by 1 year of age। जो पीडियाट्रिक होते हैं कि जिसको रिस्क ज्यादा है मदर की वजह से या एक्सपोजर की वजह से, जिसको रिस्क ज्यादा है, डेंटल कैरीज का रिस्क किसको ज्यादा होगा, जो कंटिन्यूअस पेसिफायर यूज करते हैं ना जो इन्फेंसी में, उसको डेंटल कैरीज का रिस्क ज्यादा होगा। सो ऐसे बच्चों को जब भी पहला दांत इरप्ट हो उसके 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, या फिर 1 year की एज पर भी दिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसका फर्स्ट टूथ 6 months में निकला था तो 1 year में वो दिखा सकता है, डेंटिस्ट को उसको दिखाना पड़ेगा। स्लीप पैटर्न्स वराई अमोंग इन्फेंट्स। वी नो कि इन्फेंट्स की स्लीपिंग पैटर्न अलग अलग होती है, कभी वो दिन में सोएंगे रात में। सो स्लीप पैटर्न वराई अमोंग इन्फेंट्स। इन जनरल जब वो 3 से 4 महीने के हो जाते हैं, most infants have developed a nocturnal pattern of sleep that lasts 9 to 11 hours। जब वो 3 से 4 महीने के हो जाते हैं तब उनकी कौन सी पैटर्न होती है, नॉक्चर्नल पैटर्न, मतलब वो रात में ही सोएंगे। और कितना सोते हैं, 9 से 11 घंटे तो वो आराम से सो लेते हैं। 3 महीने से पहले उनकी स्लीप कैसे होगी कि समटाइम्स वो दिन में सो जाएंगे और रात में जाएंगे, देयर इज नो एनी फिक्स्ड स्लीपिंग पैटर्न। बट 3 से 4 महीने के हो जाते हैं तब उसकी नॉक्चर्नल पैटर्न हो जाती है, ना वो रात में ही सोएंगे। अंडरस्टूड?
Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट इज वाइटल साइंस. उनके वाइटल साइंस कैसे होते हैं? जस्ट लाइक एडल्ट. उनके वाइटल साइंस एडल्ट्स के जैसे होंगे? No. No, there might be difference. So we have to study the vital signs of each and every age group. So let's study box 19.7, that is vital signs of newborn and 1-year-old infant. So जो newborn होता है उसके normal vital signs क्या होंगे? So temperature of axilla. So axillary temperature 96.8 Fahrenheit to 99.0 Fahrenheit होगा. In Celsius it is 36 degree Celsius and 37.2 degree Celsius. एपिकल हार्ट रेट कितनी होगी? 120 to 160. सो ऐसा नहीं कि न्यूबॉर्न में 140 हार्ट रेट आई है, सो यू विल कंसिडर दिस इज एबनॉर्मल. एडल्ट की कितनी होती है? 60 to 100. 60 to 100 एडल्ट हार्ट रेट है, बट जो न्यूबॉर्न होता है उसकी हार्ट रेट ज्यादा होती है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 120 to 160 उतनी हार्ट रेट होगी. रेस्पिरेटरी रेट उसका कैसा होगा? बिटवीन 30 to 60. एवरेज 40, दोनों के बीच का 40 है, तो एवरेज 40 तो होगी ब्रीथ्स पर मिनट. दैट इज आल्सो बीपीएम. ब्लड प्रेशर कैसा होगा? सिस्टोलिक वुड बी बिटवीन 80 to 90 and diastolic would be between 40 to 50. So like this, 80 by 40 or we can say 90 by 50 ऐसे. So systolic 80 to 90 के बीच में होगा, diastolic 40 से 50 के बीच में होगा. The mm of Hg. This is the normal vital signs of newborns. 1-year-old infant है, उसके normal vital signs क्या होंगे? So the axillary temperature is 97 Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit or 36.1 degree Celsius to 37.2 degree Celsius. एपिकल हार्ट रेट जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, हार्ट रेट कैसी होगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी. यस. सो अब 1-year-old है तो उसकी हार्ट रेट 90 से 130 के बीच में होगी. सो 90 to 130 बीट्स पर मिनट. रेस्पिरेटरी रेट भी कम होगा, सो दैट इज 20 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट. एंड ब्लड प्रेशर जैसे जैसे एज होगी वैसे वैसे थोड़ा बढ़ता जाएगा. So now the blood pressure would be 90 by 56 mm of Hg. Understood about the vital signs? Yes. Okay. Now next topic is nutrition. जो infant होते हैं उसका nutrition कैसा होता है? Nutrition related क्या ध्यान रखना है? So let's study that. The infant may breastfeed or chest feed or bottle feed with iron fortified formula depending on the parent's choice. We know कि infant को breast feeding ही करवाते हैं, या फिर अगर मदर को breast milk नहीं आ रहा है so bottle feed भी हम करवा सकते हैं, बट वो जो फॉर्मूला होगा उसमें आयरन कंपलसरी होना चाहिए. It depends on the parent's choice. However, breast milk is the preferred form of nutrition for all infants, especially during the first 6 months. We know कि बेस्ट फूड क्या है उनके लिए? ओनली ब्रेस्ट मिल्क. बट ड्यू टू प्रॉब्लम मदर वर्किंग है या उसकी वजह से फॉर्मूला फीड बॉटल फीड कर रहे हैं, दैट इज गुड, बट प्रीफर्ड तो ब्रेस्ट मिल्क ही है. और कब तक उसको ब्रेस्ट मिल्क देना है? आइडियली 6 मंथ्स तक उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है. Exclusive breastfeed or chest fed infants and infants ingesting less than 1000 ml of vitamin D fortified formula or milk per day should receive daily vitamin D supplementation, that is 400 international units. जो ऐसे इन्फेंट है जो एक्सक्लूसिव उसने ब्रेस्ट फीडिंग किया है, उसने कुछ भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिया ही नहीं है, सो जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फेड चाइल्ड है, इन्फेंट है, या फिर जो इन्फेंट ऐसे है कि उसको डेली फॉर्मूला देते हैं, फॉर्मूला फीडिंग जो बॉटल फीडिंग है, बट वो 1000 ml से कम लेता है, विटामिन डी फोर्टिफाइड फॉर्मूला या फिर मिल्क लेता है, सो ऐसे बच्चों को डेली विटामिन डी का सप्लीमेंट देना पड़ेगा, उसको विटामिन डी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ऐसे बच्चों को डेली विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, और डेली कितना देना होगा? 400 इंटरनेशनल यूनिट्स starting in the first few days of life to prevent rickets and vitamin D deficiency. क्यों देते हैं हम ये विटामिन डी सप्लीमेंट? कि उसमें रिकेट्स ना हो और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो. फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम उसको विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे. अंडरस्टूड? Yes. Next is iron stores from birth are depleted by 4 months of age if the infant is being breastfed only.
iron supplementation usually with a liquid iron supplement is needed. जो हम बोलते हैं कि मदर को प्रेगनेंसी में आयन हम देते थे, आयन की टैबलेट, आयन फॉलिक एसिड की टैबलेट। सो जो वो आयन और फॉलिक एसिड था वो मदर को क्यों हम देते थे इन प्रेगनेंसी? To prevent anemia. नो, नॉट टू प्रिवेंट एनीमिया। ફિટનેસ ને મળી રહે એટલે नो नो नो, एक डिजीज कंडीशन प्रिवेंट करने के लिए हम कंपलसरी मदर को बोलते हैं कि आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देना चाहिए। ओल्ड स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये। जो मदर ने आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं उनके चाइल्ड को कौन से डिफेक्ट्स ज्यादा होंगे? तो वन अच्छा, डिफेक्ट, न्यूरल पल्स डिफेक्ट। यस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन की टैबलेट्स देते हैं। अगर जो मदर आयरन डेफिशिएंट है वो बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होंगे। सो मेन हमारा कंसर्न ये है कि टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। सो मदर कंज्यूम कर रही है सो आयरन बच्चे को भी मिलेगा। सो 4 मंथ्स तक तो उसके लाइक वो आयरन जो मदर ने लिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो उसके अंदर स्टोर्ड है। पर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तो 4 महीने तक वो सारा स्टोर्ड आयरन चला जाएगा, वो कम परमानेंटली स्टोर नहीं होता। सो वी नो कि जो लोग ज्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं उनमें किसकी डेफिशिएंसी होती है? न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो लोग क्वांटिटी ज्यादा एक्सेसिव मिल्क कंज्यूम करेंगे ऐसे चाइल्ड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है। और ये चाइल्ड तो हम कंप्लीटली उसको ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, मिल्क ही खिला रहे हैं। सो ये चाइल्ड को आयरन की सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। टू जो स्टोर्ड आयरन है वो तो 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे इन्फेंट है जिसको आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो सो उसको आयरन एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन लगेगा लिक्विड फॉर्म में। सो उसको जरूरत पड़ेगी। Premature babies are at higher risk of iron deficiency due to smaller iron stores and often need additional supplementation. जो प्रीमेच्योर बर्थ हो गया था, जो बच्चे जल्दी बॉर्न हो गए थे, सो उनमें स्टोर भी कम हुआ है बिकॉज उन्होंने ज्यादा अंदर वूम में रहे ही नहीं, 9 महीने तक रहे होते तो ज्यादा स्टोर करते, बट वो जल्दी बॉर्न हो गए सो उनके अंदर स्टोरेज जो स्टोर्ड आयरन था वो कम था। सो उनको एडिशनल सप्लीमेंटेशन लगेगा, जितना आप देते थे उससे थोड़ा ज्यादा लगेगा। इन्फेंट शुड बी स्क्रीन एट 12 मंथ्स ऑफ एज फॉर आयरन डेफिशिएंसी। जब वो 12 महीने का हो जाए मतलब 1 साल का हो जाए तो इन्फेंट को चेक करना है कि वो अनेमिक तो नहीं है या अनेमिक है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। Okay. Whole milk, low fat milk, skim milk, or other animal milk or imitation milk should not be given to infant as a primary source of nutrition because these food sources lack the necessary components needed for growth and have limited digestibility. We know कि infant को सिर्फ मदर का ही मिल्क देते हैं हम। स्टार्टिंग में इनिशियली हम कोई भी एक्स्ट्रा मिल्क लाइक होल मिल्क, लो फैट मिल्क, स्कीम मिल्क या फिर कोई एनिमल का मिल्क, काउ, बफेलो, किसी का भी मिल्क, इमिटेशन मिल्क लाइक आलमंड मिल्क, कोई भी मिल्क उनको नहीं देना है एज अ न्यूट्रिशन सोर्स। बिकॉज ये सारे जो मिल्क है उसमें जो उसको नेसेसरी कंपोनेंट्स चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ मदर के मिल्क से ही मिलेंगे। और ये मिल्क उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा इन्फेंट। सो वी कैन नॉट गिव दिस टाइप्स ऑफ मिल्क। If introduced, cow's milk should not be given to the infant until 12 months of age. We know 6 months तक तो exclusive breastfeed करवाते हैं, उसके बाद ये सब दे सकते हैं। 6 months के बाद आप दूसरा मिल्क दे सकते हो, बट अगर आप काउ मिल्क दे रहे हो तो 12 मंथ से पहले काउ मिल्क नहीं दे सकते। 12 मंथ्स के बाद ही आप काउ मिल्क दे सकते हो। अंडरस्टूड? Yes. Okay. Fluoride supplementation may be needed at about 6 months of age, depending on the infant's intake of fluoridated tap water. Yes. अगर वो इन्फेंट है जो घर में रहता है सो उसके टैप वाटर जो पानी पी रहा है इन्फेंट, सो उसमें कितना फ्लोराइड है, कितना फ्लोरिडेटेड टॉप टैप वाटर ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। अगर वो अच्छा फ्लोराइड वाला पानी आ रहा है उसके घर में तो आपको फ्लोराइड का सप्लीमेंटेशन उतना नहीं देना पड़ेगा। अगर फ्लोराइड वाला पानी नहीं आ रहा है तो आपको फ्लोराइड
सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा 6 मंथ्स पर। क्यों फ्लोराइड देना पड़ेगा 6 मंथ्स पर? फ्लोराइड इज इंपॉर्टेंट फॉर टीथ। टीथ, और 6 मंथ्स तक टीथ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो हेल्दी टीथ हो उसके लिए हमें फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन 6 मंथ्स की एज पर देना पड़ेगा। सॉलिड फूड्स वी नो, सॉलिड फूड्स कैसे? सॉलिड फूड्स लाइक स्ट्रेन किए हुए, प्यूरी किए हुए, फाइनली मैश किए हुए, the solid foods are introduced at about 5 to 6 months of age. We know कि 6 months के बाद हम वीनिंग डाइट स्टार्ट करते हैं, उसको दूसरा मदर के मिल्क से अलावा कुछ और हम नया इंट्रोड्यूस करते हैं। सो सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? एट द एज ऑफ 5 to 6 months। इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड्स वन एट अ टाइम। क्यों वन एट अ टाइम हम इंट्रोड्यूस करते हैं? ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि एक बार पर एक ही फूड नया आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, लाइक बच्चा 6 मंथ्स का हो गया है, नाउ यू वांट टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, आप वीनिंग डाइट स्टार्ट कर रहे हो। सो आज आपने ये खिलाया, सो 4 से 5 दिन का गैप रखना है, फिर दूसरा आप फूड खिला सकते हो। क्यों ऐसा करोगे? फॉर एलर्जी। एलर्जी हो तो हाँ, आइडेंटिफाई। एलर्जी होगी तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपने खिलाया लाइक बॉइल्ड दाल खिलाई आपने, और नेक्स्ट डे कल ही आपने कैरेट खिला दिया, सो बच्चे को एलर्जी हो गई, तो आपको पता नहीं चलेगा कि दाल की वजह से हुई या कैरेट की वजह से। सो आज आपने बॉइल्ड दाल खिलाई है, सो यू हैव टू वेट फॉर 4 to 5 days, देन यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू वन। सो कैरेट जो है वो आप 4 से 5 दिन के बाद इंट्रोड्यूस करोगे। सो अगर एलर्जी होगी तो आपको पता चलेगा कि ये दाल की वजह से हुई या कैरेट की वजह से। सो दिस इज द रैशनल, यू हैव टू रिमेंबर द रैशनल। Sequence of introduction of solid foods varies depending on the pediatrician preference and usually is as follows। कैसे सीक्वेंस में आप नए नए फूड इंट्रोड्यूस करोगे? सो कैसे पता चलेगा? वो पीडियाट्रिशियन आपको बताएगा कि पहले ये खिलाना है, ये खिलाना है। सो नॉर्मल सीक्वेंस इज व्हाट? सो पहले जो बच्चा है, जो आप न्यू फूड आप उसको दे रहे हो, सो पहले आयरन फोर्टिफाइड राइस सीरियल्स, तो आपको सीरियल्स पता है, लाइक ओट्स और वो सीरियल्स आते हैं, तो ऐसे सीरियल्स देने हैं जिसमें आयरन हो। सो पहला फूड ये देना है, देन धीरे धीरे वेजिटेबल्स स्टार्ट करने हैं, फ्रूट्स स्टार्ट करने हैं, और अगर आप मीट खाते हो तो देन आपको मीट स्टार्ट करना है। सो दिस इज द सीक्वेंस, ऐसे नया फूड इंट्रोड्यूस करना है। डायरेक्टली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मीट इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अंडरस्टूड द सीक्वेंस? यस सर। ओके। Next, at the age of 12 months, eggs can be given. Introduce egg white in small quantities to detect an allergy. Cheese may be used as a substitute for meat. Yes, जब वो बच्चा 12 महीने का हो जाए या फिर 1 साल का हो जाए, तब आप उसको एग दे सकते हो, और एग व्हाइट आपको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में देनी है। अगर एग्स की एलर्जी है तो आपको पता चले और एलर्जी होगी और आपने ज्यादा दे दिया तो ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन आएगा। सो पहले स्मॉल क्वांटिटी में दो टू डिटेक्ट एन एलर्जी। अगर एलर्जी नहीं है तो आप दे सकते हो ज्यादा, पर पहले थोड़ा ही दो, तो एलर्जी है तो पता चलेगा। चीज में भी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मीट। यस, चीज में भी प्रोटीन होता है जस्ट लाइक पनीर, तो चीज भी आप यूज कर सकते हो एज अ मीट सब्स्टिट्यूट। मीट की जगह चीज भी दे सकते हो। तो मीट अवॉइड नहीं दे सकते मतलब मैडम? मीट दे सकते हो, बट कोई पेरेंट्स ऐसे है कि दे आर प्योर ओके। वेजिटेरियन, तो वो मीट नहीं देंगे, सो उसको चीज दे सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मीट। Now avoid solid foods that place the infant at risk of choking। ऐसे solid foods नहीं देने हैं जिसकी वजह से infant को choke हो जाए, like nuts, food with seeds, जिसमें seeds हो तो वो खाएगा तो फंस जाएगा। Raisins, grapes, जो grapes होती है वो नहीं दे सकते। Popcorn नहीं दे सकते। Raisins are the dry grapes and grapes, you know that grapes, और जो भी हॉट डॉग के पीसेस होते हैं वो गोल होते हैं, आपने हॉट डॉग देखा होगा, उसके पीसेस सर्कुलर होते हैं। सो ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी है इन्फेंट को कि जिसकी वजह से उसको चोक हो जाए, फंस जाए फूड। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस सॉलिड फूड्स। Avoid microwaving baby bottles and baby food because of the potential for uneven heating। Yes, बेबी की जो बॉटल्स होती है, सो वो प्रॉपर हमें हॉट वाटर में क्लीन करनी होती है।
आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते कि बेबी बॉटल्स को माइक्रोवेव कर दिया तो वो हीटिंग की वजह से क्लीन हो गई। सो बेबी की जो बॉटल्स होती है, फीडिंग बॉटल्स, उसको माइक्रोवेव नहीं करना है, और बेबी फूड भी माइक्रोवेव नहीं करना है। क्यों? बिकॉज माइक्रोवेव में चांसेस हो सकते हैं कि सारी जगह से अच्छे से हीट नहीं हुआ है। सो अनइवन हीटिंग की वजह से बेबी का फूड और बेबी की बॉटल्स माइक्रोवेव नहीं करनी है। नेवर मिक्स फूड और मेडिकेशंस विथ फॉर्मूला। जो भी फॉर्म आपको शायद बेबी को मेडिसिन देनी है तो ऐसे नहीं करना है कि मेडिसिन क्रश करके उसके फूड में मिला दी या उसके फॉर्मूला में मिला दी, ऐसा नहीं करना है। कैन नॉट मिक्स द मेडिसिन विथ फूड एंड फॉर्मूला। इन्फेंट अंडर 12 मंथ्स ऑफ एज शुड नॉट बी फेड हनी। जब 1 साल से कम है उनको हनी नहीं देना है। अवॉइड एडिंग हनी टू फॉर्मूला, वाटर और अदर फ्लूइड्स टू प्रिवेंट बॉट्यूलिज्म। क्यों हनी नहीं देते? ड्यू टू द रिस्क ऑफ बॉट्यूलिज्म। बॉट्यूलिज्म क्या है? હનીના ટોક્સિનના લીધે થાય. क्या होता है? नर्व्स डैमेज। यस, पैरालिसिस हो जाएगा, नर्व्स डैमेज हो जाएगी और चाइल्ड की डेथ भी हो सकती है। सो आप जो हनी है, लाइक पेरेंट्स क्या करेंगे, स्वीटनेस ऐड करने के लिए फॉर्मूला में शुगर की जगह हनी ऐड करेंगे कि हनी इज गुड फॉर हेल्थ। सो यू कैन नॉट डू दैट। 12 मंथ से कम एज है तो उसमें तो आप हनी फॉर्मूला में भी मिक्स करके, वाटर में भी, या फिर कुछ किसी फ्लूइड में भी, मिल्क में भी, कहीं पे भी आप मिक्स करके नहीं दे सकते। ऑफर फ्रूट जूस फ्रॉम अ कप। अगर आपको फ्रूट जूस देना है बेबी को तो कप में देना है, 12 to 13 मंथ्स और एट प्रिस्क्राइब्ड एज। कप में हम देते हैं ना कि पानी कप में पिलाते हैं, ग्लास में। सो फ्रूट जूस उसमें देना है रेदर देन अ बॉटल, टू प्रिवेंट अ नर्सिंग बॉटल माउथ कैरीज। क्यों आप वो बॉटल में नहीं दे सकते जिसमें निपल होती है? बिकॉज उससे डेंटल कैरीज का रिस्क बढ़ेगा। सो उसमें नहीं देना है, कप में देना है। fruit juice is limited because of its high sugar content. नॉर्मली तो फ्रूट जूस देना ही नहीं चाहिए बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। सो फ्रूट जूस की जगह फ्रूट्स दो। पर अगर आपको फ्रूट जूस देना है फॉर एग्जांपल तो थोड़ी क्वांटिटी में देना है, बट वो भी बॉटल में नहीं देना है, कप में और ग्लास में देना है। अंडरस्टूड? एंड व्हाट इज द रैशनल क्यों बॉटल्स में नहीं देना है? एक तो Because ऑलरेडी of वो hair. स्वीट है, हाँ, और उससे डेंटल कैरीज हो सकती है। बॉटल जो होती है, बॉटल माउथ की वजह से डेंटल कैरीज होती है, उसकी वजह से आपको नहीं देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ना वो जो इन्फेंट है उसके स्किल्स क्या होंगे, वो क्या कर सकता है, लाइक कब वो क्रॉल कर सकता है, कब वो बोल सकता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द स्किल्स, दैट इज बॉक्स 19.8। सो इन्फेंट के स्किल्स है। 2 to 3 मंथ्स का इन्फेंट क्या कर सकता है? सो वो स्माइल कर सकता है, टर्न हेड साइड टू साइड, ऐसे साइड टू साइड हेड टर्न कर सकता है, फॉलोज द ऑब्जेक्ट्स। पहले वो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट था वो आंखों से फॉलो नहीं कर सकता था ना, वो ऑब्जेक्ट्स फॉलो करेगा। आप उसको बुलाओगे तो वो देखेगा। होल्ड्स द हेड इन मिड लाइन। जो तो 2 महीने से छोटे होते हैं उनका हेड स्टेबल नहीं होता, वी हैव टू सपोर्ट देयर हेड। बट अभी वो 2 से 3 महीने के हो जाते हैं तो अब उसका हेड वो होल्ड कर सकता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ द इन्फेंट इज 4 to 5 मंथ्स ऑफ एज तो उसकी क्या स्किल्स है? सो इट ग्रास्प द ऑब्जेक्ट। ना वो सब कुछ पकड़ पाएंगे। स्विचेस द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हेड, लाइक एक हाथ से दूसरे हाथ में वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। रोल ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अभी रोल ओवर हो सकते हैं। रोल ओवर मीन्स अभी आपने उसको सुपाइन ऐसे सुलाया था तो वो सुपाइन में से प्रोन पोजीशन में खुद से आ सकता है। देन एंजॉय सोशल इंटरेक्शन, अभी उसको सोशल इंटरेक्शन अच्छा लगेगा, आप उसको बुलाओगे खिलाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। बिगिंस टू शो द मेमोरी, नाउ उसकी मेमोरी स्टार्ट होगी। आपने उसको कुछ सिखाया होगा सो वो लोग उनको याद रहेगा कि हाँ ये हो सकता है। अवेयर ऑफ अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, नाउ दे नो कि ये मेरे रोज के, लाइक ये मेरे मम्मी पापा है, ये दादा दादी है। दे नो द फेमिलियर वंस एंड अनफेमिलियर वंस। अभी कोई नया पर्सन आएगा तो वो उसके साथ जल्दी नहीं जाएगा बिकॉज द चाइल्ड इज नाउ अवेयर कि ये मेरे सराउंडिंग्स वाले नहीं है, ये अनफेमिलियर लोग हैं। सो नाउ देर इज एन अवेयरनेस, उसको अवेयरनेस आ जाएगी। नाउ 6 to 7 मंथ्स ऑफ एज में क्या स्किल्स होंगे उसके? तो द चाइल्ड कैन क्रीप। क्रीप मीन्स देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रीप एंड क्रॉल। क्रीपिंग करना मतलब टमी से मूव करना। हाँ, वो टमी से ऐसे मूव, वो लाइक स्नेक कैसे करता है, टमी का यूज करके चाइल्ड खिसकने का ट्राई करेगा। सो दे विल क्रीप। सिट्स विथ अ सपोर्ट, आप उसको सपोर्ट
कॉर्नर में या फिर पीछे ऐसे कुछ तकिया करके रखोगे तो वो बैठ सकते हैं, अगर सपोर्ट नहीं रखोगे तो वो नहीं बैठ पाएगा। सो सपोर्ट के साथ वो बैठ सकते हैं। इमिटेशन करेंगे, आप जो भी उसको बोलोगे सो वो आपको इमिटेशन करेंगे। लाइक इफ वी विल टेल दैट चाइल्ड की डू राधे राधे, सो दे विल, इफ यू विल क्लैप देन दे विल ऑल्सो क्लैप। सो वो आपका इमिटेशन कर सकते हैं। एग्जिबिट फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अब उसको स्ट्रेंजर से डर लगेगा, वो कोई भी नया पर्सन होगा तो उसके साथ नहीं जाएंगे। होल्ड्स आर्म आउट, अब उसको आपके साथ आना होगा, आपके पास आना होगा तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे आर्म्स निकालकर ऐसे आपकी तरफ इशारा करेंगे। सो अपने आर्म्स ऐसे फैला सकते हैं वो। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होंगे उसमें। एंड द वे इट दे कैन वेव बाय बाय, ऐसे वो बाय बाय भी कर सकते हैं। नाउ दे हैव देयर एबिलिटी। नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स का बच्चा होगा तो उसमें कैसे स्किल्स होंगे। सो नाउ दे कैन सिट स्टेडीली अनसपोर्टेड, अभी वो सपोर्ट के बिना भी बैठ सकते हैं। नाउ दे कैन क्रॉल, अभी वो क्रॉल कर सकते हैं यूजिंग देयर नीज एंड हैंड्स, पहले वो सिर्फ क्रीप कर सकते थे, अब वो प्रॉपरली क्रॉल कर सकते हैं। दे मे स्टैंड व्हाइल होल्डिंग ऑन, अगर आप उसको पकड़ के रखोगे तो वो अपने पैर पर खड़े रह सकते हैं, अगर छोड़ दोगे तो वो गिर जाएंगे, बट अगर आप पकड़ के रखोगे तो वो पैर पर ऐसे खड़े रह सकते हैं। एंड दे बिगिंस टू स्टैंड विदाउट हेल्प, और धीरे धीरे क्या करोगे आप, लाइक ऐसे उसको पकड़ के ऐसे छोड़ोगे तो थोड़ी सेकंड्स के लिए वो होल्ड करेंगे, देन वो गिर जाएंगे। सो धीरे धीरे विदाउट हेल्प अभी वो खड़े रहना सीखते हैं। देन एट द एज ऑफ 10 to 11 मंथ्स क्या होगा, उनमें कौन से स्किल्स होंगे। दे चेंज फ्रॉम प्रोन टू सिटिंग पोजिशन, पहले वो उल्टा होना, रोल ओवर होना सीख गए थे। सो सुपाइन में से प्रोन हुए, अभी प्रोन पोजिशन में से वो बैठ भी सकते हैं। नाउ दे नो कि कैसे बैठना है, वो उनको आ गया है। वॉक वाइल होल्डिंग ऑन द फर्नीचर, ऐसे बेड या फिर टेबल कुछ भी पकड़ पकड़ कर वो चल सकते हैं। फ्रीली नहीं चल सकेंगे बट कुछ भी पकड़कर, फर्नीचर पकड़कर दे कैन वॉक। स्टैंड सिक्योरली, हाँ अभी उनको खड़ा रखोगे, चलना नहीं है, सिर्फ खड़ा रखोगे तो वो खड़े भी रह पाएंगे। एंटरटेन सेल्फ फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम, अगर उसको आपने एक खिलौना दे दिया है तो खुद को ही वो एंटरटेन कर पाएगा बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं है कि अभी उसको किसी की जरूरत पड़ेगी, उसको एक टॉय दे दिया तो वो टॉय से अकेले अकेले खेलता रहेगा और खुद को एंटरटेन करता रहेगा। नेक्स्ट 12 से 13 मंथ्स का हो जाए या 1 साल से 2 साल का, 1 साल 1 साल से 1 महीना एक्स्ट्रा होगा, 13 to 12, 12 to 13 मंथ्स में उसकी क्या से स्किल होगी। सो वॉक विथ वन हैंड हेल्ड, अभी आप उसका एक हाथ पकड़ के रखोगे तो वो चल पाएगा। कैन टेक फ्यू स्टेप्स विदाउट फॉलिंग, और अगर आपको उसका एक हाथ नहीं पकड़ना है, उसको फ्रीली चलवाना है, तो आपने उसको खड़ा रखा और आप उसको बुलाओगे तो थोड़े स्टेप्स लेगा फिर गिर जाएगा। सो सपोर्ट के बिना थोड़े स्टेप्स ले सकता है विदाउट फॉलिंग, थोड़े स्टेप्स के बाद वो गिर जाएगा। कैन ड्रिंक फ्रॉम कप, अभी वो कप या ग्लास से पानी पी सकता है, अब उसकी एबिलिटी है, पहले वो नहीं पी सकता था। नाउ दे कैन ड्रिंक फ्रॉम अ कप और ग्लास। अभी वो बच्चा 14 से 15 मंथ्स का हो जाए तो उसमें क्या स्किल्स होगी। नाउ दे कैन वॉक अलोन, अभी वो सपोर्ट के बिना, गिरे बिना अच्छे से सपोर्ट वो चल सकते हैं। दे कैन क्रॉल अप द स्टेयर्स, अभी कदाच शायद सीढ़ी होगी तो वो सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे क्रॉल करके। शो इमोशन सच एज एंगर एंड अफेक्शन, यस अभी उनको गुस्सा भी आ जाएगा, लाइक अगर उनको कुछ करना है सो दे कैन शो द एंगर, दे कैन शो द अफेक्शन ऑल्सो। विल एक्सप्लोर अवे फ्रॉम पेरेंट्स इन अ फैमिलियर सराउंडिंग्स, नाउ अभी ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ पेरेंट्स चाहिए, उनके नेबरहुड में उनकी फैमिलियर सराउंडिंग, लाइक नेबर्स में जो भी है उनके साथ भी वो जाएंगे। पेरेंट्स के अलावा वो दूसरों लोगों के साथ जाना स्टार्ट करेंगे बट वो फैमिलियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली न्यू पर्सन है, स्ट्रेंजर है तो उसके साथ भी चला जाएगा, ऐसा नहीं। नेबरहुड में है या फिर कोई भी उसके सराउंडिंग फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स है उसके साथ भी वो पेरेंट्स से अलावा वहां पर भी वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस आर द स्किल्स फ्रॉम इन्फेंसी पीरियड में, ये सारे स्किल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द मंथ। अंडरस्टूड। यस। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द प्ले। जो इन्फेंट होते हैं वो खेलते कैसे हैं। तो नॉर्मली इन्फेंसी में सॉलिटरी प्ले होता है। व्हाट इज सॉलिटरी प्ले। अकेले अकेले खेलना। वो अकेले खेलते हैं, उनको किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं होती, वो अकेले ही खेलना पसंद करते हैं टॉयज के साथ। सो बर्थ से लेके 3 मंथ्स की एज पर उनका प्ले कैसा होगा। सो वर्बल, विजुअल एंड टेक्टाइल स्टिम्युलाई, सो आप ऐसे बुलाकर उसको खिला सकते हो।
वो देख कर भी आप उनको हंसाओगे, सो वो देख कर खेलेंगे। टेक्टाइल स्टिमुलाई लाइक गुदगुदी करोगे, कुछ भी टेक्टाइल स्टिमुलेशन करोगे, सो वो खेलेंगे। 4 से 6 मंथ्स तक वो कैसे करेंगे, कैसा उनका प्ले होगा? सो इमिटेशन ऑफ एक्शंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। अब जो भी एक्शंस करोगे वैसा वो इमिटेशन करेंगे, और जो भी नए एक्सपीरियंसेस है वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सब, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग न्यू। 6 to 12 months में दे आर अवेयर ऑफ स्मेल्स, इमिटेशन, रिपीटेशन ऑफ प्लेजरेबल एक्शंस। यस, उनको अभी सेल्फ के बारे में अवेयरनेस हो गई है, दे विल इमिटेट एवरीथिंग। और आपने देखा होगा कि अगर शायद आपने बच्चे को ऐसे कुछ किया है और उसको अच्छा लगा, तो आपको फिर से वो करना ही पड़ेगा। वो जिसमें उसको अच्छा लगता है, प्लेजरेबल एक्शंस, वो रिपीटेड वो ही आपसे करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको गोल घुमाया और उसको मजा आ गया, तो फिर से आपको वो ही करना पड़ेगा रिपीटेडली। एक की एक चीज वो करते हैं टू गेट द प्लेजर। देन एंजॉयमेंट ऑफ सॉफ्ट स्टफ्ड एनिमल्स, उनको क्या अच्छा लगता है उनका प्ले। सो जो स्टफ्ड सॉफ्ट टॉयज होते हैं लाइक टेडी बियर और वैसा सॉफ्ट स्टफ्ड एनिमल्स, वो उनसे उनसे वो एंजॉयमेंट लेते हैं। क्रीब मोबाइल्स विद कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, आपने देखा होगा। व्हाट इज क्रीब? व्हाट इज क्रीब? झूला बच्चों। जिसमें बेबी सोते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रीब। तो आपने देखा होगा कि क्रीब के ऊपर ऐसे उसके ऊपर कुछ लगाते हैं जो घूमता है, साउंड करता है, वैसा। सो वो क्रीब मोबाइल्स कहते हैं, कि जो घूमता रहता है, साउंड करता रहता है। सो वो क्रीब मोबाइल से भी खेलते हैं, और उसके कलरफुल होता है वो, प्रॉपर ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स वाला होता है। तो वो क्रीब में भी बैठे बैठे वो खेलता रहेगा, वो देखता रहेगा, छूता रहेगा। सो दे एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। स्क्वीज टॉयज मीन्स ऐसे आप स्क्वीज करते हो तो सीटी बजती है, तो वैसा स्क्वीज टॉयज उसको अच्छा लगता है। रेटल्स, रेटल्स मीन्स ऐसे वो ऐसे हिलाकर आवाज आती है उसमें से, सो वो रेटल्स वो एंजॉय करेंगे। म्यूजिकल टॉयज, ऐसे कुछ स्विच ऑन करने से उसमें से म्यूजिक बजेगा, तो ऐसे ऐसे टॉयज भी उनको बहुत अच्छे लगेंगे। वाटर टॉयज ड्यूरिंग बाथ, जब आप उसको नहलाओगे तो ऐसे बाथ टब में डक्स और ऐसे जो सारे वाटर टॉयज होते हैं वो भी उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लार्ज पिक्चर बुक एंड पुश टॉयज आफ्टर द इन्फेंट बिगिन टू वॉक, उनको बुक पढ़नी अच्छी, बुक से पता नहीं चलेगा, पर इतनी बड़ी बुक होगी और उसमें डिफरेंट पिक्चर्स होंगे, सो वो सब देखते रहेंगे, सो उनको लार्ज पिक्चर बुक्स अच्छी लगेगी। फिर पुश टॉयज मीन्स हम जब लाइक व्हेन वी वर स्मॉल, और आपने देखा होगा कि चलने के लिए कुछ ऐसा क्रॉलिंग करने के लिए आता है, सो जब बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है तो ऐसे वो पकड़ के उसको धक्का मार के वो भी चलना सीखेगा। सो ऐसे वो पुश टॉयज भी एंजॉय करता है। सो दिस इज अबाउट द प्ले इन द इन्फेंसी पीरियड। सो इन नॉर्मली इतना याद रखना है कि इन्फेंट्स सॉलिटरी प्ले एंजॉय करते हैं, वो खुद से खेलेंगे, दे विल नॉट रिक्वायर फ्रेंड्स, उनको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेफ्टी। इन्फेंट की सेफ्टी के बारे में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, बिकॉज इन्फेंसी में एक्सीडेंट्स बहुत हो सकते हैं। सो पेरेंट्स मस्ट बेबी प्रूफ एट द होम, पेरेंट्स को सब जगह बेबी प्रूफिंग करना पड़ेगा। बेबी प्रूफिंग मतलब ये कॉर्नर्स होते हैं उसको पैड करना पड़ेगा, फिर जो सारे डोर्स है जहां पर बेबी इजीली पहुंच जाता है वो लॉक करना पड़ेगा, सीढ़ी लॉक करनी पड़ेगी, ये सब चीजें करनी पड़ेगी। सो बेबी प्रूफिंग करना पड़ेगा होम को। गार्ड द इन्फेंट व्हेन ऑन द बेड और चेंजिंग टेबल, जब बेड पर है इन्फेंट या फिर चेंजिंग टेबल पर है, चेंजिंग टेबल मतलब कहीं पे ले गए हो और बेबी को सुला के उसके कपड़े चेंज कर रहे हो, डायपर चेंज कर रहे हो, सो बेबी रोल होकर गिर सकता है, सो वी हैव टू गार्ड द इन्फेंट। यूज गेट्स टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम स्टेयर्स, यस, सीढ़ी से गिर ना जाए, सीढ़ी पर इंजरी ना हो जाए, तो सीढ़ी पर गेट्स लगवाने पड़ेंगे। Be sure that the bath water is not hot. Do not leave the infant unattended in the bath. अगर आप उसको बाथ टब में नहला रहे हो या फिर जो भी कुछ है जिसमें बैठकर नहा रहा है बेबी, सो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और वहां पर उसको अकेला नहीं छोड़ना है बाथ टब में। द बेबी मे बी ड्रोन, अंदर डूब सकता है, सो कभी भी बाथ में उसको अकेला नहीं छोड़ना है। नेवर लीव द इन्फेंट अनअटेंडेड। Do not hold the infant while drinking or working near hot liquids or items such as stove. Yes, अगर कोई मदर है जो गर्म पानी के आसपास काम कर रही है, गैस के आसपास काम कर रही है, सो बच्चे को इन्फेंट को ऐसे होल्ड, साथ में होल्ड करके नहीं रखना है। देयर माइट बी चांसेस कि वो सारे स्प्लैशेस इन्फेंट पर हो सके। यूज कूल वेपराइजर इंस्टेड ऑफ स्टीम वेपराइजर if needed to prevent the burn injuries.
फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट को हो गया है कोल्ड एंड हम वो स्टीम वेपराइज करते हैं ना, नैब लेते हैं, नास्क लेते हैं। सो अगर बच्चे को जरूरत पड़ी है तो स्टीम, गर्म पानी, गर्म स्टीम की वेपराइजेशन नहीं लेनी है, कूल वेपराइजर लेना है। आपने देखा होगा कि नैब मास्क आता है इन्फेंट का, तो उसमें गर्म नहीं होता। नैब आपने भी कभी लिया होगा तो पता होगा कि उसमें गर्म नहीं होता, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो। अगर गर्म वाला यूज करोगे तो बच्चे को बर्न्स हो सकता है। So you cannot use the steam vaporizer. Instead of that, you have to use the cool vaporizer. Then avoid offering the food that is round and similar to the size of airway to prevent choking. ऐसा कुछ भी फूड नहीं देना है जिसकी वजह से choking हो जाए। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। Be sure that the toys have no small pieces. जो भी बच्चे के टॉयज है उसमें कुछ भी छोटा पीस नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्या करेंगे, वो छोटा पीस अगर सेपरेट हो गया सो दे विल डायरेक्टली पुट इन देयर माउथ। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है। टॉयज और मोबाइल्स हैंगिंग ओवर द क्रीब should be well out of reach to prevent the strangulation. अगर आपने क्रीब में कुछ टॉय रखे हैं या फिर क्रीब के ऊपर जो उनका झूमर या फिर कुछ जो घूमता है, मूव करता है, सो वो आसानी से बेबी के पास ना पहुंच जाए, वो ध्यान रखना है, वरना स्ट्रेंगुलेशन हो जाएगा, घुट सकता है बेबी, स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अवॉइड प्लेसिंग लार्ज टॉयज इन द क्रीब बिकॉज एन ओल्डर इन्फेंट may use them as a step to climb. Yes, larger toys crib के अंदर नहीं रखने हैं। अगर जो इन्फेंट बड़ा है, लाइक एक बहुत बड़ा हो गया है, 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, तो वो क्या करेंगे, वो टॉयज के ऊपर से ऐसे बाहर निकलने का ट्राई करेंगे क्रीब से, और क्रीब से वो गिर जाएंगे। एंड द अनदर रीजन टू अवॉइड प्लेसिंग लार्ज टॉयज इन क्रीब्स, दूसरा क्या रीजन है कि आप उसके क्रिब में जो जहां पर भी वो सोता है उसमें सॉफ्ट टॉयज और लार्ज टॉयज नहीं रख सकते। क्यों? देयर इज वन कॉम्प्लिकेशन, लार्ज टॉयज रखने से सडन इन्फेंट डेथ। सिंड्रोम, यस, SIDS हो जाएगा, वो लार्ज टॉयज से सफोकेट हो जाएगा उसका मुंह और इन्फेंट की डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन, 2 रीजंस। अगर बड़ा इन्फेंट है तो उसकी हेल्प से वो बाहर निकलने का ट्राई करेगा और गिर जाएगा, एंड अगर छोटा है, बाहर निकलना नहीं आता, तो देयर माइट बी चांसेस कि उसको SIDS हो जाए, चोक, सफोकेट होके उसकी डेथ हो जाए। क्रिब शुड बी पोजिशन अवे फ्रॉम कर्टेन्स एंड ब्लाइंड कॉर्ड्स, जो भी कर्टेन्स है, ब्लाइंड कॉर्ड्स है जो विंडो पर होते हैं, सो उससे दूर रखना है क्रीब। कवर द इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स है वो कवर करके रखनी है। हमने देखा होगा कि आपके घर में भी जो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो होल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, उसके अंदर फिंगर डाल देते हैं। सो वी हैव टू कवर दैट, वो पूरी सील करके रखनी पड़ती है। उसके डिवाइस आते हैं कि आप उसमें भरा दोगे तो इन्फेंट उसमें उंगली नहीं डालेंगे, then they can be hazardous. Remove hazardous objects from low reachable places. Yes, जो भी नीचे ऐसी प्लेसेस है जिससे इन्फेंट को हार्म हो सकता है, वो सब ऊपर कर देनी है, नीचे कुछ भी नहीं रखना है। अगर नीचे के डोर्स में रखना है तो डोर्स लॉक करके रखोगे। रिमूव मेडिकेशंस, पॉइजन्स, प्लांट्स एंड केमिकल्स सच एज क्लीनिंग सप्लाईज और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इन्फेंट फ्रिज। कुछ भी ऐसे मेडिसिन, पॉइजन, हाउस होल्ड क्लीनर्स, कुछ भी इन्फेंट पहुंचे ऐसी जगह पर नहीं रखनी है, बिकॉज अभी उसको क्रॉल करना भी आ गया है, वो फर्नीचर पकड़ के भी कहीं पे भी चला जाएगा और उसको इंजरी हो सकती है। कीप द पॉइजन कंट्रोल नंबर अवेलेबल, दिस इज द स्ट्रिक्ट रूल बाय गवर्नमेंट। जहां पर भी इन्फेंट टॉडलर है, बच्चे हैं, उस सारे घर में पॉइजन कंट्रोल नंबर होना ही चाहिए। अगर कुछ हो जाता है एक्सीडेंटली, तो पहले किसको कॉल करना है? हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को, पॉइजन कंट्रोल सेंटर। पॉइजन कंट्रोल सेंटर में ही कॉल करना है। सो वो नंबर विजिबल होने चाहिए। Next, the red point that you have to always remember is never shake the infant because of risk of causing a closed head injury known as shaken baby syndrome, which is a life-threatening injury. हम ऐसे बेबी को उछालते हैं, शेक करते हैं, so ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? What is the reason? Because of लाइफ हेड इंजरी, थ्रेटनिंग। और उसको क्या बोलते हैं? शेकन बेबी सिंड्रोम। सो उसको शेक करने की वजह से क्लोज ट्रॉमा हो सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर बेबी को शेकन बेबी सिंड्रोम हो गया, फिर क्लोज हेड इंजरी होगा, तो उससे क्या होगा? ICP इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज। बेबी की डेथ हो सकती है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। So this is all about infant.
सो आज के लिए इतना रखते हैं। टॉडलर और प्री स्कूलर स्कूल गोइंग हम कल देखेंगे। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आज हमने क्या देखा? ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द एडल्ट इम्यूनाइजेशन कि 19 प्लस ईयर्स का हो तो कौन सी वैक्सीन होगी, 19 से 45 ईयर्स की एज में कौन सी वैक्सीन लेनी होती है, 19 to 64 ईयर्स, 50 प्लस ईयर्स एंड 65 प्लस ईयर्स। देन हमने रिएक्शंस वैक्सीन के देखे। लोकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? एरिथेमा, स्वेलिंग, टेंडरनेस एट द इंजेक्शन साइट। फिर नॉर्मल जनरलाइज रिएक्शन में फीवर भी हो सकता है। और जो बच्चा होगा उसमें क्या चेंजेस होंगे? बिहेवियरल चेंजेस। वो कैसा बिहेव करेगा? ड्राउजी रहेगा। आपने देखा होगा कि वो सोता ही रहता है वैक्सीन की वजह से। अनयूजुअली क्राई करता रहेगा। खाना भी कम हो जाएगा। दिस इज आर द रिएक्शन। ये लोकल रिएक्शंस हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? यूज ऑफ एप्रोप्रिएट नीडल। यस, अप्रोप्रिएट साइज एंड लेंथ ऑफ नीडल आप सिलेक्ट करोगे एंड अप्रोप्रिएट साइट, कौन सी अच्छी साइट है इस एज ग्रुप के लिए, अगर वो आप करेक्ट सिलेक्ट करोगे सो लोकल रिएक्शन कम होंगे। और एनाफाइलेटिक रिएक्शंस अगर होता है कोई भी नॉर्मल, चलो पहले आप किसी भी पर्सन को वैक्सीन दे रहे हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है? किसी भी पर्सन को आपने वैक्सीन दी है, आपको पता नहीं है वो एलर्जी है या नहीं। सो आपका मेन पहले, कोई भी पर्सन वैक्सीन लेने के लिए आता है तो आपको सारे पर्सन में एक चीज रिपीट करनी है। क्या रिपीट करोगे आप? उसको 15 से 30 मिनट तक बिठाओगे। क्यों? टू मॉनिटर ऑनलाइन, फॉर रिएक्शन। यस, टू मॉनिटर फॉर द एलर्जी रिएक्शन। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। जो भी पेशेंट आता है वैक्सीन के बाद 15 से 30 मिनट उसको बिठाना है। अगर उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाता है तो अब हमारा गोल क्या है, हमें क्या करना है? ABC। यस, फर्स्ट तो उसका एयरवे प्रोटेक्ट करना है। देन रिस्टोर, हम नॉर्मल सर्कुलेशन रिस्टोर करेंगे। कैसे सर्कुलेशन कैसे रिस्टोर करोगे? बाय गिविंग IV फ्लूइड। यस, IV फ्लूइड्स, इंजेक्शंस। तो वो सब करके हम नॉर्मल सर्कुलेशन रिस्टोर कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि फिर से उसको जिसकी एलर्जी है उसका कांटेक्ट ना हो, एक्सपोजर ना हो। अगर उसको माइल्ड रिएक्शन हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें कुछ भी उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस भी उसका अच्छा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है? एंटीहिस्टामाइन। कैसे दोगे? एंटीहिस्टामाइन बाय विच रूट? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस एंटीहिस्टामाइन इंजेक्शन दोगे। एंड दूसरा क्या इंजेक्शन दोगे? डाइफेनेटामाइन। एपिनेफ्रिन, यस। डाइफेनहाइड्रामाइन दैट इज एंटीहिस्टामाइन। और उसके अलावा एपिनेफ्रिन आप दोगे। अगर उसको मॉडरेट से सीवियर डिस्ट्रेस हुआ है तो आपको क्या चीजें करनी होगी? CPR। सीपीआर से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी एयरवे। एयरवे इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सो पहले एयरवे, देन सीपीआर आपने स्टार्ट कर दिया। अगर आपने देखा कि चाइल्ड ब्रीथ नहीं कर रहा है, पल्स नहीं है, सो आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया। अगर है ब्रीथिंग और पल्स सो देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीआर। बट अगर नहीं है तभी सीपीआर करना है। सो इट इज नॉट अ कंपल्सरी एक्शन। यू हैव टू सी कि ब्रीथिंग और सर्कुलेशन है, पल्स है या नहीं, तब आप सीपीआर करोगे। देन हेड एलिवेट करोगे, आईवी फ्लूइड्स दोगे। इंजेक्शन कौन सा दोगे? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शंस, यस। और दूसरे वेजोप्रेसर्स आप दोगे। यू हैव टू मॉनिटर द वाइटल साइंस एंड यूरिनरी आउटपुट भी आपको चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंटरवेंशन इफ द पर्सन गेट्स मॉडरेट टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। देन हमने डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इन्फेंट के। उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखे कि हर महीने उसकी 1-1 इंच हाइट बढ़ेगी और जब तक वो 1 साल का हो जाएगा तो डायरेक्टली 50% उसकी इंक्रीज हो जाएगी। उसका वेट कैसा होता है? 5 to 6 मंथ्स में डबल हो जाएगा, जो उसका बर्थ पर था उससे कम्प्लीटली डबल। और जब वो 1 साल का होगा तब कम्प्लीटली ट्रिपल हो जाएगा जो बर्थ तक था तब। नॉर्मली जब चाइल्ड बॉर्न होता है तब उसकी हेड और चेस्ट सर्कम्फरेंस कैसी होगी? Yes, head circumference is approximately 2 to 3 centimeter larger than chest circumference। और head circumference कितनी होती है? 33-35। जब बच्चा 1 से 2 साल का हो जाता है तब उसकी हेड और चेस्ट सर्कम्फरेंस कैसी होगी? इक्वल।
इक्वल होगी। एंटीरियर फोंटानेल कब तक क्लोज हो जाएगा? by 18 months. 18 3 months months of और age. 1.5 years। पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होगा? 4 4 months 4 of age. मंथ्स, यस। मैक्सिमम 4 मंथ्स तक तो वो क्लोज हो ही जाता है, नॉर्मली 1.5 मंथ्स में ही हो जाता है, बट अगर नहीं हुआ है तो 4 मंथ्स तक तो हो ही जाएगा। प्राइमरी टीथ, पहले टीथ कौन से आते हैं? लोअर इंसिजर्स कब निकलते हैं? 6 to 10 6 मंथ्स to 10. में। और जिसको रिस्क है, जिसने बहुत ज्यादा बॉटल फीड किया है, उसको डेंटल कैरीज का रिस्क ज्यादा है। तो ऐसे बच्चों को जब भी पहला दांत निकले उसके 6 महीने के बाद डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। नॉर्मली जो स्लीपिंग पैटर्न्स होती है इन्फेंट की, वो अलग अलग होती है, बट जब वो 3 से 4 महीने के हो जाते हैं तब वो कौन से टाइम पर सोते हैं? नाइट में ही सोएंगे, और 9 to 11 आवर्स तक वो अच्छे से सो सकते हैं। वाइटल साइंस हमने न्यू बॉर्न के देखे थे, 1 year old इन्फेंट के वाइटल साइंस देखे थे। यू हैव टू जस्ट गेट अ ब्रीफ आइडिया। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर सारे याद रखने डिफिकल्ट है तो इतना लॉजिक तो यूज करना है कि जो हार्ट रेट होती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है हार्ट रेट कम होती है। सो यू कैन यूज दिस मेथड। न्यूट्रिशन में हमें पता है कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है मदर से तो बॉटल फीड हो सकता है, पर बॉटल फीडिंग या फिर जो भी फॉर्मूला दे रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। जो बच्चे ऐसे हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही किया है, या फिर वो जो बॉटल फीड फॉर्मूला फीड कर रहे हैं वो भी 1000 ml से कम कर रहे हैं, सो ऐसे बच्चों को किस विटामिन की रिक्वायरमेंट लगेगी? विटामिन डी एडिशनल सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 400 400. इंटरनेशनल यूनिट। यस। क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट Prevent rickets and Rickets, vitamin D prevent deficiency. vitamin D vitamin D deficiency. deficiency and to promote healthy growth and development। फिर जो बच्चा होता है मदर की वजह से, अगर वो नॉर्मल टर्म डिलीवरी है तो उसके अंदर आयरन स्टोर होता है, बट वो धीरे 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 करके 4 महीने तक तो कंप्लीट हो जाएगा, स्टोर आयरन चला जाएगा। सो जो भी कम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहा है उसको आपको एडिशनल आयरन सप्लीमेंट देना पड़ेगा इन अ लिक्विड फॉर्म। अगर जो बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न हुआ है सो उसका स्टोर कितना होगा? कम होगा कंपेयर टू जो टर्म डिलीवर हुआ था, सो उसको ज्यादा सप्लीमेंट देना पड़ेगा। और 12 महीने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा 1 साल की एज पर कि उसका आयरन डेफिशिएंट तो है या नहीं, वो चेक करोगे। कोई भी इन्फेंट है उसको आप अदर देन मदर मिल्क दे सकते हो एज अ न्यूट्रिशन? यस। 6 मंथ्स तक तो आप कोई भी मिल्क नहीं दे सकते अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। होल मिल्क नहीं, लो फैट मिल्क नहीं, स्कीम मिल्क नहीं, कोई भी एनिमल का मिल्क 6 मंथ्स तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। 6 मंथ्स के बाद आप दे सकते हो, बट काउ मिल्क कब कब देना है? 12 मंथ्स के बाद। वो 6 मंथ्स के बाद भी आप नहीं दे सकते। अंडरस्टूड? यस। फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन क्यों देना है? फॉर बेटर टीथ ग्रोथ। टीथ का इनेमल स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्लोराइड इज नेसेसरी। सो उसके टैप में, उसके घर में कितना फ्लोरीन वाला पानी आता है वो चेक करना है। अगर कम है फ्लोरीन तो आपको ज्यादा सप्लीमेंट देना पड़ेगा, अगर अच्छा फ्लोरीन वाला आता है तो देर इज नो रिक्वायरमेंट। पर 6 मंथ्स की एज पर आपको फ्लोराइड देना पड़ेगा। सॉलिड फूड्स आप 5 to 6 मंथ्स की एज पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, बट जब भी नया फूड इंट्रोड्यूस करो तो क्या ध्यान रखना है? Interval to 4 to 5 यस, days. 4 to 5 डेज का इंटरवल मेंटेन करना है। क्यों? रैशनल क्या है उसके पीछे? To identify एलर्जी the हो। allergen. यस। फिर सीक्वेंस क्या है? सॉलिड फूड कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है? पहले क्या आप इंट्रोड्यूस करोगे? सीरियल्स, आयरन आयरन रिच वाली सीरियल्स आप खिलाओगे। देन फिर क्या नया इंट्रोड्यूस करोगे? वेजिटेबल्स। देन फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करोगे। लाइक आज आपने कुछ आयरन वाला, अच्छा आयरन वाला सीरियल खिलाया, सो 4 से 5 दिन के बाद आप वेजिटेबल खिलाओ। नेक्स्ट 4 to 5 डेज बाद आप फ्रूट्स दो, देन मीट दो। सो दिस इज द सीक्वेंस। देन जो 12 मंथ्स का हो जाए बच्चा तब आप उसको एग दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में अगर एग की एलर्जी है या नहीं आपको पता नहीं है, उसने तो फर्स्ट टाइम खाया, तो क्या करोगे आप? स्मॉल अमाउंट में। यस। फिर अगर उसको एलर्जी नहीं है तो ज्यादा दे सकते हो, बट स्टार्टिंग में स्मॉल क्वांटिटी में ही देना है सब कुछ जो भी नया दे रहे हो। अगर पेरेंट्स प्योर वेजिटेरियन है, दे आर नॉट यूजिंग मीट, तो मीट का सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं वो लोग? चीज। यस। जो ऐसे सॉलिड फूड्स है जिसकी वजह से चोक हो वैसे दे सकते हो आप? नो, वी हैव टू अवॉइड दिस।
चाइल्ड की बेबी की बॉटल, बेबी फूड्स, वो हम माइक्रोवेव नहीं कर सकते। रेशनल क्या है, क्यों हम उसका फूड माइक्रोवेव नहीं कर सकते? बिकॉज सारी जगह से वो हीट नहीं होगा, अनइवन हीटिंग की वजह से हम वो नहीं दे सकते। देन उसकी मेडिसिन अगर आपको कुछ देनी है, सो कैन यू मिक्स द मेडिसिन विथ फूड और फॉर्मूला? No. नो, नो। कैन नॉट डू दैट। अगर 12 मंथ से कम है इन्फेंट की एज, तो आप हनी दे सकते हो उसको? No. नो, क्यों? वाई वी कैन नॉट गिव हनी? To prevent from बिकॉज botulism. यस, रिस्क ऑफ बॉट्यूलिज्म, उसको बॉट्यूलिज्म हो जाएगा। फिर फ्रूट जूसेस आप दे सकते हो? Yes. नॉर्मल इट इज नॉट प्रीफर्ड, यस। जितना ना दे उतना अच्छा है, बट अगर आपको देना है तो बहुत कम क्वांटिटी में देना है। इट इज नॉट लाइक कि आप दे ही नहीं सकते। ना दो तो उतना तो बहुत अच्छा है, नहीं दो तो। पर अगर अगर देना है तो स्मॉल क्वांटिटी में देना है। और कैसे देना है? Cups. Cups. कप से या ग्लास से? यू कैन नॉट यूज द बॉटल्स। क्यों? द रैशनल इज कैरीज, डेंटल Carry. कैरीज। तो Dental ऑलरेडी carry. वो स्वीट है और बॉटल फीडिंग से कैरीज हो सकती है, डेंटल कैरीज होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिवन विद द यू बॉटल। देन हमने स्किल्स स्टडी किए थे कि 2 to 3 मंथ्स का बच्चा हो तो उसके कैसे स्किल्स होंगे, 4 to 5 मंथ्स में कैसे स्किल होंगे, 6 to 7 मंथ्स में कैसे स्किल्स होंगे, 8 to 9 मंथ्स में कैसे स्किल होंगे, 10 to 11, 12 to 13, 14 to 15। सो हमने ये स्किल्स स्टडी किए। देन प्ले, इन्फेंट कैसा प्ले करते हैं ये आपको याद रखना है। सिर्फ सॉलिटरी प्ले करेंगे, वो खुद से वो खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई चाइल्ड या फ्रेंड चाहिए खेलने के लिए, वो बड़े लोगों के लिए है। सो द प्ले इज सॉलिटरी, ये याद रखना है। ये सब आपको याद रहे तो ठीक है कि वो कैसा प्ले करना पसंद करते हैं, बट यू कैन रिमेम्बर, आपने देखा ही होगा अपने छोटे भाई बहन का, या फिर कहीं पे भी देखा होगा कि वो कैसे खेलते हैं। सो वो इमेजिन करना है कि नॉर्मली वो कैसे खेलते हैं। सेफ्टी उनके लिए बहुत ध्यान रखनी है। तो पेरेंट्स को बेबी प्रूफिंग करना पड़ेगा घर में। सो जब भी बेड पर हो अकेला, टेबल पर, चेंजिंग टेबल पर हो, तो उसको प्रोटेक्ट करना है कि वो रोल होकर गिर ना जाए। स्टेयर्स पर गेट लगाने हैं। फिर बाथ टब में पानी गर्म नहीं होना चाहिए और उसको अकेला नहीं छोड़ना है। फिर गैस के आजू बाजू या गर्म पानी के आजू बाजू काम कर रहे हो तो इन्फेंट को साथ में रख के काम नहीं करना है। वेपराइजर अगर यूज करना है तो कौन सा करोगे आप? कूल वेपराइजर। स्टीम, गर्म पानी से स्टीम नहीं दिला सकते बच्चे को। फिर जो राउंड फूड्स है, ऐसे फूड नहीं देने हैं चोकिंग की वजह से। फिर ध्यान रखना है कि वो जो भी टॉयज खेलता है उसमें कुछ भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ना हो। फिर जो भी क्रीब के ऊपर ऐसे टॉयज है, फिर जो भी हैंगिंग हम ऐसे झूमर जैसा लगाते हैं क्रीब पर, सो पकड़ ना सके वो ध्यान रखना है। अगर पकड़ लेगा तो देयर माइट बी स्ट्रेंगुलेशन। फिर लार्ज टॉयज उसके क्रीब में नहीं रखने हैं। क्यों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई यू विल नॉट प्लेस द लार्ज टॉयज इन द क्रीब? उसके क्रीब के अंदर लार्ज टॉयज क्यों नहीं रखने हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग समथिंग। Because of death of. यस, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो सकता है, सफोकेट होके चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। दूसरा रीजन, अगर वो इन्फेंट उसका बड़ा है सपोर्ट तो, लेके बाहर आ जाएगा। हाँ, तो बाहर आने का ट्राई करेगा। इन सब इन्फेंट माइट गेट फॉल ऑफ। फिर सारे जो क्रीप्स है वो पर्दों से और उससे दूर रखने हैं। फिर जो बच्चे हैं घर में, अगर इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स है तो वो कवर करके रखने हैं, वरना वो फिंगर्स डाल देंगे। सारे हैजार्डस ऑब्जेक्ट्स है वो नीचे नहीं रखने हैं, ऊपर के शेल्फ में रखने हैं कि जहां पर वो पहुंच ना सके। और अगर नीचे रखे हैं तो डोर्स कैसे रखने हैं? लॉक रखने हैं कि वो इजिली खोल ना सके। और हर घर में पॉइजन कंट्रोल का नंबर होना चाहिए। व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्यों? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? જે ઇન્ફન્ટ હોય એને શેક નહીં કરવાનું, નહીં તો શેકન બેબી સિન્ડ્રોમ થઈ જાય, જેના કારણે यस, લાઈફ થ્રેટનિંગ ઇન્જરી થઈ શકે। हाँ, वी कैन नॉट शेक द बेबी और इन्फेंट, उसको शेक नहीं कर सकते, ऐसे उछाल नहीं सकते, बिकॉज देयर इज अ रिस्क कि उसको क्लोज हेड इंजरी हो सकती है। और उसको क्या बोलेंगे हम? शेकन बेबी सिंड्रोम। द कंडीशन इज कॉल्ड एज शेकन बेबी सिंड्रोम, एंड विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट शेक द इन्फेंट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, any doubt in this? No. So see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Thank you, ma'am. Okay.
Sakshi, Miss Sakshi, please wait for a while. Are you getting all these things? Yes, ma'am. Okay. So, you can attend the regular classes. I can understand that you are not attending the classes since these days. Yes or no? Can you tell me the Yes, reason आप ma'am. हाँ नहीं attend कर पा रहे थे? हाँ वो इंटर सेशन बाकी था ना दिया मैम के साथ, इसलिए Okay. दिया गया था. Okay, okay, no problem. Okay. So, okay, see you tomorrow at 9 a.m. Thank you. Okay, ma'am.